Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to speech processing, and basically welcome back to the last week of this semester's lectures. हमारी आखिरी दो वीडियोस रह गई हैं जिसके अंदर we need to just finish off the discussion on speech recognition. Alhamdulillah, we were able to cover a lot of ground, while still we were not able to cover everything. हम text to speech systems के ऊपर नहीं जा सके, उनकी तफसीलात नहीं देख सके. Similarly, कुछ advanced methods of speech recognition इस दफ़ा हम कवर करना चाह रहे थे, लेकिन obviously due to the स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कोविड वाला मामला भी बीच में साथ साथ चल रहा था, लॉकडाउन था, हम आमने सामने हमारी क्लासेस नहीं हो रही थी. सो आई डिड नॉट वांट टू प्रेशर यू मोर देन इट वाज एब्सोल्युटली नेसेसरी. तो हमने वो सब कुछ कवर कर लिया कि जिसकी बेस के ऊपर जो रिमेनिंग जो कुछ रह गया है वो आप अपने तौर पर कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह. सो that's the idea, and with that in mind, let's move on and let's cover the one remaining concept जो कि हमारे HMM based model के अंदर अभी मिसिंग था, जिसको हमने कहा था हम आगे जाकर देखेंगे, and that was the modeling of acoustic likelihoods, कि हम किस तरह से ये probability अब बनाएंगे for an MFCC vector कि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर से ये वेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. इससे पहले तो हम काउंटिंग से कर लेते हैं. यहाँ हम देखेंगे कि काउंटिंग से करना, हम इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा. काउंट्स हमें वो यूनिक रियल नंबर्ड वैल्यूज़ के लिए काउंट्स नहीं चलेंगे. सो वी नीड टू डू समथिंग बेटर. सो हम यहाँ पर दो टेक्निक्स को देख रहे होंगे. वैसे तो विल बी लुकिंग एट मल्टीपल टेक्निक्स, बट दीज टू वुड बी द मोर सिग्निफिकेंट वंस. मैंने उनका नाम भी यहाँ मेंशन कर दिया है, वेक्टर क्वांटाइजेशन और गाउसियन मिक्सचर मॉडल्स. आप में से जो लोग मशीन लर्निंग से वाकिफ़ हैं या इसमें काम कर चुके हैं वो जानते हैं कि ये दोनों काफ़ी फेमस टेक्निक्स हैं. तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह विल बी कवरिंग दीज इन सम डिटेल. तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हो जाएंगी. अगेन ये वही डिस्क्लेमर स्लाइड है जो मैं इससे पहले आपको दिखाता रहा हूँ. मोस्ट ऑफ दिस मटेरियल इज़ कमिंग फ्रॉम द स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग बुक ऑफ जुराफ्स्की एंड मार्टिन. और हम जो कवर कर रहे हैं जिन टॉपिक्स को, वो बेसिकली इनके सेकंड एडिशन से है. थर्ड एडिशन के अंदर जो इन्होंने मेथड्स ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ किए हैं वो हम इस सेमेस्टर में नहीं कवर कर सके हैं. इंशाल्लाह फिर कभी सही किसी और मौके के ऊपर जब हम इन चीज़ों को कवर कर रहे होंगे तो उन चीज़ों को भी देखेंगे. और व्हाट इज़ मोर प्रोबेबल इज़ कि आप जो कुछ अब तक जानते हैं उसकी बेस के ऊपर you can easily cover the rest of the details which are covered in the SLP3 by yourself. ठीक है जनाब. So let's move on to the question जिसको हमने आंसर करना है इस लेक्चर में इंशाल्लाह. So the acoustic likelihood computation. अभी तक जो हमारा तरीका था in order to calculate these BJOTs, आपको याद होगा कि ये हमारी emission probabilities थी, and where BJOT meant कि हम state QJ के अंदर हैं और वहाँ पर observation OT की हम probability देखना चाहते हैं कि observation OT कितनी likely है given we are in state SJ या QJ, जिस तरह से भी हम state को name कर रहे हैं. ठीक है, ये आपको याद होगा. ये एमिशन प्रोबेबिलिटीज़ थी. एक पर्टिकुलर मार्केट में जाकर अगर हम अपनी वही वाली एग्जांपल दोबारा यूज़ करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में खड़े होकर इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदने की प्रोबेबिलिटी, वहाँ खड़े होकर पेट ख़रीदने की प्रोबेबिलिटी, और वहाँ खड़े होकर फूड ख़रीदने की प्रोबेबिलिटी. दीज वर दी एमिशन प्रोबेबिलिटीज़. और वहाँ पर यू रिमेंबर कि हमने ये बड़े एक क्रूड से अंदाज से कैलकुलेट कर ली थी कि हर मार्केट में कितनी कितनी दुकानें हैं हर टाइप की. उससे हमने सीधा सीधा ये प्रोबेबिलिटीज़ निकाल ली थी कि ये चीज़ होने की क्या प्रोबेबिलिटी. ऑब्वियसली दैट वाज अ क्रूड मेजर. इट कुड be improved much further. It could be based on actual number of purchases from those shops. हम डेली के बेस के ऊपर जाकर ही देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर जो तीनों तरह की ये शॉप्स हैं उनमें डेली कितना चीज़ें जो हैं वो बिकती हैं. एंड वी कैन इवन फाइंड, सो लेट्स एज्यूम कि नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड हम खाली अगर निकाल लें, अगेन सिंप्लीफाई करते हुए, कि फूड स्टोर से कितनी आइटम्स या स्टोर से कितनी आइटम्स बिकी हैं, कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स से और कितनी पेट से, और उनको टोटल पे डिवाइड कर दें सम ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री के ऊपर, तो इससे भी हमारे पास ये BJOTs निकल सकती हैं सिंपली यूजिंग काउंट्स. इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं, इसी प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिंबल OT गिवन स्टेट QJ या QI. तो जो भी आपकी स्टेट है उसके अंदर खड़े होकर ये वाला सिंबल आने की आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग नाउ फॉर acoustic likelihoods. Until now, जैसा कि आप देख रहे हैं, we have assumed that the output alphabet V has a finite number of symbols. अभी तक हमारी जो थी ना कहानी बड़ी सीधी सीधी थी कि हमारे पास एक finite number of symbols थे, countable चीज़ें थी, जिसके अंदर से हम ये सारी की सारी calculations counts करके कर लिया करते थे. So we just count the number of times OT is equal to VK, where VK was a particular symbol. For example,
हम जब ये एग्जांपल कर रहे थे तो हमने देखा था कि वीके कुड हैव बीन वन ऑफ थ्री थिंग्स, पेट खरीदा, फूड खरीदा या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा, ठीक है। इफ़ वी आर वर्किंग विद लेट्स से पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सो वी हैव ऑलरेडी a finite list of parts of speech, and the mapping between words and parts of speech is again something which is countable. कितनी दफ़ा वर्ड बैंक जो है वो लेट से एक पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर आता है, कितनी दफ़ा वो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर आता है, कितनी दफ़ा वो वर्ड लेट से एक तीसरे पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर आता है, कितनी दफ़ा नाउन होता है, कितनी दफ़ा वो वर्ब होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। इन 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 अ बिग इनफ कॉर्पस। तो ये हमारी इससे पहले के तरीका था इन इन चीज़ों को फाइंड करने का। So now the challenge is that, तो पहले इससे पहले कि मैं चैलेंज वाजे करूं, एक दफ़ा हम इस एल्गोरिदम को भी दोबारा देख लेते हैं जिसको हमने यूज़ किया था इन इन बीजेओटीज़ को फाइंड करने के लिए। दूसरी बात मैं एक चीज़ यहाँ और मेंशन कर दूं कि ये जो मौजू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको मैंने काफ़ी तफसील से कवर किया हुआ है इन दिस मशीन लर्निंग लेक्चर। बाय द वे, इन दिस होल सेमेस्टर, गिव मी क्रेडिट फॉर दिस, पहली दफ़ा मैं आपको एक्चुअली रेफरेंस दे रहा हूँ अपने किसी और सेमेस्टर के लेक्चर्स का, ऑल्दो कि वो सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, मैं उनका जिक्र करता रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली गिविंग यू अ रेफरेंस कि आप अगर चाहें तो यहाँ जाकर अपने इस कॉन्सेप्ट को और इन डेप्थ कवर कर सकते हैं। सो इट्स अ 45 मिनट वीडियो जिसके अंदर मैंने सिर्फ गाउसियन नाइव बेस के ऊपर बात की है। सो आपने नाइव बेस सीखा हुआ है जहाँ पे आपको प्रायर्स और लाइकलीहुड्स के लिए काउंटिंग करनी पड़ती है, आप या यूं कहें कि काउंट कर सकते हैं एटलीस्ट। जब ऐसा केस आता है कि आपकी लाइकलीहुड फंक्शन काउंट नहीं हो सकता, योर फीचर्स आर डिफाइंड ऑन कंटिन्यूस वैल्यूज, सो दे आर रियल वैल्यूड नंबर्स, तो उस केस के अंदर फॉर एग्जांपल हाइट्स हैं। अब आपने स्पैम नॉट स्पैम का केस देखा था, आप स्पैम नॉट स्पैम में काउंट कर सकते थे कि कितनी दफ़ा मिसाल के तौर पर ये वाला वर्ड जो है वो स्पैम ईमेल में आया, कितनी दफ़ा ये वाला वर्ड जो है वो नॉट स्पैम में आया, कितनी दफ़ा आपको जो है वो मिसाल के तौर पर एक पार्ट ऑफ स्पीच स्पैम में मिला है, कितनी दफ़ा जो है दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच स्पैम में मिला है। लेट्स से जस्ट मेकिंग इट अ फीचर। हाउएवर, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम लाइक फॉर एग्जांपल आपने बेस्ड ऑन समवंस एन इंडिविजुअल्स हाइट उनको एडल्ट या चाइल्ड की क्लास में कैटेगराइज करना है, यू वांट टू से कि एडल्ट है या चाइल्ड है। सो नाउ द फीचर हाइट इज अ रियल नंबर्ड फीचर, ये एक रियल वैल्यू है अनलेस कि आप किसी तरह से उसको क्वांटाइज कर रहे हो, विच इज बाय द वे द फर्स्ट वे ऑफ डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम। सो अब ये रियल वैल्यूड फीचर है, तो आपके पास जाहिर है जो चिल्ड्रन होंगे, लेट्स से 18 साल से कम उम्र को हम चाइल्ड कह देते हैं, विच इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, वो टीनेजर्स वगैरह, लेकिन हम सब मर्ज करके 18 साल से कम उम्र वाला चाइल्ड, 18 से ऊपर वाला लेट्स से एडल्ट। तो अब इस पूरे जोन के अंदर जो हाइट्स होंगी सारी की सारी वो एक रियल नंबर वैल्यूज हैं, लेकिन हमें पता है कि बच्चों की हाइट्स छोटी होंगी और बड़ों की हाइट्स ज्यादा होंगी यूजुअली। इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरीवन, इट्स यूजुअली ट्रू। तो हाउ वुड यू गो अबाउट डूइंग दिस क्लासिफिकेशन इन नाइव बेस, व्हाट वुड यू काउंट? क्या आप ये देखेंगे कि हाइट 5.31145 कितनी दफ़ा आपको मिली है फॉर एडल्ट्स एंड कितनी दफ़ा मिली है फॉर चिल्ड्रन? ये तो नहीं आप कर सकते ऑब्वियसली, बिकॉज दिस वुड मीन कि आपके पास इतनी ज़्यादा यूनिक हाइट्स होंगी कि वो काउंट्स सारे के सारे स्पार्स होंगे। सो यू नीड टू डू समथिंग बेटर देन दैट। अब वो क्या सोल्यूशंस हैं उसकी बात अभी हम करते हैं, और इस चीज़ को मैंने बहुत तफसील से डिस्कस किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड वॉच दैट, इट्स नॉट मस्ट, मैं इसी लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स कवर कर लूँगा। सो इंशाल्लाह यू डोंट नीड एन एक्सटर्नल रिसोर्स, हाउएवर इफ़ यू वांट आप इसको देख सकते हैं। सो ये ऑप्शनल वीडियो है, ये मस्ट नहीं है, ये देखना ज़रूरी नहीं है। अभी तक जो हमारा एल्गोरिदम था एचएमएम ट्रेनिंग के अंदर हिडन सीक्वेंस जिसके अंदर गिवन था लेट से, और बाद में भी हमने खैर जब इसको इसके मोस्ट जनरल केस के लिए भी सॉल्व किया था तब भी यही चीज़ थी, लेकिन मैंने सिर्फ वो एग्जांपल ली है जो निस्बतन ज़रा इजी है याद रखने में। सो सपोज वी आर गिवन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस एज वेल एज द हिडन स्टेट सीक्वेंस। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस है और ये आपका हिडन स्टेट सीक्वेंस है, दोनों गिवन है। हाउ वुड यू ट्रेन द एमिशन प्रोबेबिलिटीज? तो आपको याद होगा ट्रांजिशन के लिए तो आपने खाली ये देख लिया था ना। सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज तो आपके लिए खाली ये थी कि कितनी दफ़ा लेट से आपको वो यहाँ से आ रही थी, ठीक है। सो लेट से आपने अगर देखनी थी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू ई, तो आप सिंपली काउंट ऑफ ई ई डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ ई देख रहे थे, ये आपकी ट्रांजिशन थी। बट वी डोंट केयर अबाउट दोज राइट नाउ, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दी एमिशन प्रोबेबिलिटीज जो आपको नीचे लिखी हुई नजर आ रही है। तो आपने एमिशन प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालनी थी? आपने निकालनी थी प्रोबेबिलिटी ओटी गिवन गिवन क्यू के इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज द बी के ओ टी इज इक्वल टू काउंट ऑफ क्यू के ओ टी ओवर काउंट ऑफ क्यू के, यानी कितनी मरतबा आप इस स्टेट में आए हैं और ये वाला आपने सिंबल ऑब्जर्व किया है आउट ऑफ ऑल ऑफ द टाइम्स जबकि आप इस स्टेट में आए। So of all times that you have been in this state qk, how many times you were here observing the symbol ot?
ठीक है, और हमने कहा था OT इज इक्वल टू VK करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया था। सो ये इस तरह से हमने ये काउंट्स निकाले थे कि आपको जो है वो E की स्टेट के साथ जो कि आपको 8 मरतबा मिली है, उसमें कितनी मरतबा आपने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा है, ठीक है, और जो कि 6 मरतबा था। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेटेड दीज प्रोबेबिलिटीज, दीज वर जस्ट बेस्ड ऑन काउंट्स। सो यस, सो अंटिल नाउ हमारी ये assumption चल रही थी, बट स्पेक्ट्रल फीचर वेक्टर्स जिनसे अब हम डील कर रहे हैं आर रियल वैल्यूड एंड हेंस यूनिक. So in other words, now that we have this sequence of frames, so अब थोड़ा सा ज़रा पहले clear कर लीजिए कि हमें नज़र क्या आ रहा है यहाँ पर. So what you see here is this is your observation sequence, and this is basically coming from each frame. So this is your frame 1, this is your frame 2, this is your frame 3, and so on and so forth. And what you're looking at here is so these are your 39 dimensional capstone coefficients. So these are 39 dimensions in total, going from 1 to 39. So these are your 39 dimensional vectors. So for each frame, you're getting 39 real numbers. Okay, an array of 39 real numbers. So this is your, let's say, capstone feature 1, this is your capstone feature 2, this is your capstone feature 3, up to your capstone feature 39. क्लियर है जी? आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. सो ये आपके पास फ्रेम्स का सीक्वेंस आ रहा है. हर फ्रेम जो है वो एक वेक्टर है, और हर वेक्टर के अंदर हर वैल्यू जो है वो एक यूनिक नंबर है, एक रियल नंबर है जो मोस्टली यूनिक होगा. यानी इन नंबर्स के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी ना. क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक पूरा रियल नंबर, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो अच्छे खासे प्रिसीजन के साथ जो आपके पास आ रहा है, ये रिपीट हो जाए. सो लिहाजा नाउ हाउ वुड वी फिगर आउट कि गिवन अ पर्टिकुलर स्टेट. अब आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि आपकी स्टेट्स क्या चीज़ थी. स्टेट्स आपके पास आपकी फोनीम्स हैं, ठीक है. सो यू हैव 65 स्टेट्स. सो गिवन अ स्टेट, अगर आपको याद हो आपकी उस तस्वीर के अंदर जब आप देख रहे थे, तो दीज वर योर 65 फोनीम्स, दीज वर योर 65 स्टेट्स एट ईच लेवल. ये आपका लेट्स से OT चल रहा है यहाँ पर. तो आपने यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी देनी थी विच वॉज योर BJ या BK OT प्रोबेबिलिटी. और वो प्रोबेबिलिटी क्या थी? वो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी थी कि इस वाली स्टेट ने ये वाला जो सिंबल है, ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है, ये एमिट की है, ठीक है. ये यहाँ से आई है. दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल प्लेस वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम. इन अदर वर्ड्स, ये फ्रेम जो आपको स्पेक्ट्रोग्राम का नज़र आ रहा है, वो लेट से A से आया है, या वो लेट से A से आया है, या वो लेट से E से आया है, या वो लेट से B से आया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कौन सी स्टेट ने ये वाला फ्रेम एमिट किया होगा? सो गिवन दिस स्टेट, इस फ्रेम के आने की प्रोबेबिलिटी क्या? दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू मॉडल. अब ज़रा अपने प्रॉब्लम को अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए, बेशक आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए इसको विजुलाइज करें, समझें. पहले समझ नहीं आया होगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको. सो सिर्फ इसको समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि यू इसेंशली वांट टू, अब यू कैन नॉट काउंट. अब आप ये नहीं कह सकते लेट से मैं खाली C1 की बात करता हूँ, छोड़ दें इसको 39 डायमेंशंस को, 1 डायमेंशन समझ लें. अगर मैं खाली C1 की बात करूँ तो क्या मैं ये काउंटिंग कर सकता हूँ कि जी कितनी दफ़ा 1.67123 वट एवर दिस नंबर इज़ ये आया है, कितनी दफ़ा 1.664451 आया है, कितनी दफ़ा 1, ये नहीं कर सकते. So you need to do something better. So this is the problem that we're trying to solve. How do we model these probabilities without, in a situation where we cannot count, where we don't have the option of counting. So अब करेंगे हम ये कि मैं आपको पहले इस पूरे के पूरे लेक्चर वीडियो का खुलासा जो है ना, वो बहुत सादे वर्ड्स में एक दफ़ा करके दिखाऊंगा. So we'll go over the whole solution in simple everyday language. कोई मुश्किल बातें नहीं करेंगे. And then I'll go into the exact algorithms and the details of the algorithms, and I'll show you how we calculate all of these. क्योंकि ये याद रहे कि पहले हम, अभी तो हम assume कर रहे हैं कि हमें पता है hidden state sequence, लेकिन जब वो भी नहीं पता होगा तो उस केस में then ये बॉम वेल्च के थ्रू आ रही हैं सारी probabilities. तो by the way, I'm hoping कि आप बॉम वेल्च वाला पिछला लेक्चर अच्छी तरह समझ कर आए हैं. तो वो समझ कर ये वाला लेक्चर सुनिएगा, वरना आप काफ़ी फंस जाएंगे. तो वो उसके ऊपर मैं रिलाई कर रहा हूँ उस लेक्चर के ऊपर, ठीक है. सो लेट्स लुक एट द होल थिंग इन इट्स मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म. सो पहले तो कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हमें ये एकूस्टिक लाइक्लीहुड जो है वो किस किस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए होगी, ठीक है. पहला कॉन्टेक्स्ट है डिकोडिंग का कॉन्टेक्स्ट. यानी गिवन OT, आपके पास एक पर्टिकुलर ऑडियो आई है और आप उसकी स्पीच रिकग्निशन करके बताना चाहते हैं इसमें क्या बोला गया है. फॉर एट दिस पॉइंट व्हाट ऑल वी वांट टू से इज के गिवन दिस फ्रेम, ये इस जगह के ऊपर कौन सी फोनीम बोली गई है. सो यू वांट टू मैप दिस फ्रेम OT टू द फोनीम QJ.
अभी आप सिर्फ ये मैपिंग करना चाहते हैं, अभी हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ये डिकोडिंग के अंदर हमारा ये क्वेश्चन होगा, पहला ये प्रॉब्लम ये सॉल्व करना है। दूसरा प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व करना है वो है लर्निंग का प्रॉब्लम। हाउ डू यू मॉडिफाई योर ईएम या योर बॉम वेल्च एल्गोरिथम टू बी प्रिसाइज टू डील विद दीज रियल वैल्यूड फीचर्स, क्योंकि इसको ज़ाहिर ट्रेनिंग को जैसे पहले हमने ईएम के अंदर लेकर गए थे, और आपको याद है एमिशन प्रोबेबिलिटीज हमने गैमा से ट्रेन की थी, यानी द प्रोबेबिलिटी, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स यू आर इन स्टेट QJ एंड एमिटिंग सिंबल VK, OT इज इक्वल टू VK, ये हमने मॉडल की थी, आपको याद होगा, गैमा की प्रोबेबिलिटीज के थ्रू। बाय द वे हम दोबारा गैमास की बात करेंगे, वहाँ पे एक छोटा सा एक आप लोगों के साथ समझे मजाक होगा, वो ये होगा कि हम जिसको हम पहले गैमा कहते थे, इस लेक्चर में हम उसको साय कहेंगे, और जिसको पहले साय कहते थे उसको गैमा कहेंगे। इट्स नॉट माई फॉल्ट, दिस इज बेसिकली एंड प्रॉब्ली नॉट द फॉल्ट ऑफ द ऑथर एज वेल। जुरास्की ने अपनी बुक के अंदर, when they wrote the, and this is the published book by the way, this is not the online draft, this is the published book, जो वर्जन 2 है इनका, जो एडिशन 2 है, उसके अंदर जहाँ HMM इन्होंने पढ़ाए हैं, वहाँ पे इन्होंने साई और गैमा को वैसे ही डिफाइन किया जैसे हमने डिफाइन किया, लेकिन जब इन्होंने स्पीच रिकग्निशन का चैप्टर लिखा है तो वहाँ पे साई और गैमा की डेफिनेशन उलट दी है। तो दिस इज लाइक अ जोक के वेयर वी जस्ट चेंज द नेम ऑफ एवरीवन से, जो आज तक साई था वो अब गैमा है, जो आज तक गैमा था वो अब साई है। नॉट, ऐसा नहीं कि इससे पहले ही बड़ी आसान थी ये कहानी, उसमें एक एडेड कॉम्प्लिकेशन और डाल लें, इट विल मेक इट फन फॉर यू। द रीजन आई केप्ट देयर कन्वेंशन इज प्राइमरीली बिकॉज जब आप इसके बाद बुक पढ़ें तो आपको उन फार्मूलाज की और इनकी मैपिंग में कोई मुश्किल ना हो, तो लिहाजा आई विल बी यूजिंग देयर कन्वेंशंस। बस इतना ध्यान में रख लीजिएगा कि इस लेक्चर के लिए और अगले लेक्चर के लिए साई गैमा और गैमा साई बट या एनी हाउ, ऑलराइट जी। सो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सबसे पहले आपको एक सादा ज़बान में ओवरव्यू दूंगा हमारे ओवरऑल सोल्यूशन का, कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते कैसे हैं, जहाँ पे हमारे पास फीचर्स इस तरह के मौजूद हों जो कि काउंटेबल ना हों, जो रियल वैल्यूड फीचर्स हों, जिनको हम काउंट करें तो कम से कम उससे यूनिक काउंट से ज़्यादा कुछ आने के चांसेस नहीं हैं बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, सो व्हाट डू वी डू अबाउट दिस? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि आपके पास यही वाला प्रॉब्लम जो मैंने अभी मैंशन किया है कि you want to predict an individual's age, यूं समझ लीजिए कि आप उसको क्लासिफाई करना चाहते हैं एज एडल्ट या चाइल्ड बेस्ड ऑन हाइट, और ये हम पर किस तरह से मैप हो रहा है? हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है प्रिडिक्ट phoneme based on an MFCC value, a mel frequency capsular coefficient। तो चले मैं कोफिशिएंट्स की जगह कोफिशिएंट कह देता हूँ, प्रॉब्लम को जरा सिंपल कर देता हूँ। अ सिंगल मेल फ्रीक्वेंसी कैप्सूल कोफिशिएंट CI। पहले सिंगल के लिए तो हम इसको सॉल्व करें ना, फिर हम इसको 39 डायमेंशंस पे भी ले जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों प्रॉब्लम्स बहुत मिलते जुलते हैं। पहला वाला प्रॉब्लम जो मैंने सिंप्लीफाई करके कहा है उसमें खाली 2 क्लासेस हैं, हमारे वाले केस में जो है वो 65 क्लासेस हैं उर्दू के लिए, लेट्स अज्यूम। सो 65 फोनीम्स में से किसी एक में आपने क्लासीफाई कर देना है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैप्सूल कोफिशिएंट CI, ठीक है। अच्छा, क्या करें अब? होगा ये, लेट्स से मैं अगर हाइट की बात करता हूँ, आपके पास जो है वो डेटा कुछ इस किस्म का आएगा, और लेट मी जस्ट मेक अ फ्यू पॉइंट्स हियर, और मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास इस एक्सिस के अलोंग जो है ये हाइट चल रही है, और यहाँ पर जो है वो मेरे पास लेट्स अज्यूम चाइल्ड है, और ये है मेरे पास एडल्ट। सो नाउ लेट मी मेक अ फ्यू पॉइंट्स। सो हम एज्यूम करते हैं कि जी चिल्ड्रन की जो हाइट्स हैं वो कुछ इस किस्म की हैं, and most of the heights are somewhere here, and some of the heights also lie, there are some outliers, बहुत कोई लंबे कद के थोड़े से बच्चे हैं जो जो यहाँ पर ऊपर लाई कर रहे हैं, ओके। और हम एज्यूम करते हैं कि जो एडल्ट्स की हाइट्स हैं वो ज़्यादातर हमारे पास इस जोन में हैं। So there are a lot of points here, but there are a few adults who are not that tall, ठीक है। ये हमारे पास 2 आ गई। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशली मैंने ये C और AD अलग इसलिए कर दिया है यहाँ पर कि हमें थोड़ा सा क्लियरली नजर आ जाए, वरना अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑन दिस हाइट एक्सिस। सो हाइट्स आपके पास, लेट्स एज्यूम, मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि हाइट्स आपकी शुरू हो रही हैं आई डोंट नो 3 फीट से, और लेट्स से ये चल रही हैं यहाँ पर आई डोंट नो 6 फीट तक।
So ये पूरा एक्सेस ये है, ये जीरो क्रॉसिंग नहीं है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, नहीं जीरो नहीं है, लेट्स से 3 से शुरू हो रहा है, इससे नीचे कोई हाइट थी नहीं तो लिहाजा हमने उसको मैप नहीं किया. So now the problem is that these are real valued heights, or let's assume you're given a new data point. So you get a new data point, let's assume उसकी height है somewhere around 3.7. So now the height lies somewhere is, so ये 3 है तो मैं assume कर लेता हूँ यहाँ कहीं 4 होगा और यहाँ कहीं 5 होगा. So this is 4 and this is 5. So 3.7 would lie somewhere here. 3.7. So now my question is कि whether that 3.7 goes here or goes here. दोनों में से कौन सी साइड के ऊपर ये lie करेगा. अब प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पर अगर सिंपल नाइव बेस यूज कर रहा होता तो मैं सिंपली काउंट कर लेता कि 3.7 कितनी दफा आया है चिल्ड्रन में. सो गिवन क्लास चाइल्ड 3.7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी लाइक्लीहुड यहाँ से निकालता. सिमिलरली गिवन क्लास एडल्ट 3.7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. सो एडल्ट के अंदर 3.7 के काउंट्स निकालता. लेट्स से 3.7 वहाँ पे 50 दफा आया, दूसरे में 30 दफा आया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दोनों तरफ वो करता और उनमें से मैक्स ले लेता. नाउ यू कैन सी कि आई कैन नॉट डू दिस, क्योंकि हो सकता है कि 3.71 मौजूद हो, 3.69 मौजूद हो, 3.6999 मौजूद हो, 3.68 मौजूद हो सकता है 3.7 भी मौजूद हो लेकिन एक आध सिर्फ मौजूद हो. और ये हाइट तो मैंने अभी 3.7 लिख दी है, ज़्यादा प्रिसाइज नहीं लिखी. दिस कुड हैव बीन मोर प्रिसाइज, और जितने ज़्यादा मैं प्रिसीजन बढ़ाता जाऊंगा उतनी ये यूनिक होती चली जाएगी. ठीक है. सो नाउ वी नीड समथिंग बेटर टू डू दिस. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पहला तरीका हमारे पास है ना, वो ये है कि समहाउ आप ये जो हाइट्स हैं ना सारी की सारी, इनको आप कंटिन्यूस ना रहने दें, इनको रियल नंबर ना रहने दें, आप इनको बिनिंग कर दें. आप ये कहें कि जी मेरी हाइट्स जो है ना उनके मैंने बिन्स बना दी हैं. सो लेट्स अज्यूम, अब मैं किस तरह से कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि कंटिन्यूस हाइट्स के, मैं ये कह देता हूँ मेरी हाइट्स के बिन्स हैं. सो 3 से 3.1 और 3.1 से 3.2 और 3.2 से 3.3 एंड 3.3 से 3.4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू मैं 6 फीट तक जा रहा हूँ. ठीक है. ये बिन्स मैंने 0.1 के बनाए हैं. आई कुड हैव मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिन्स. आई कुड हैव मेड दीज स्मॉलर, आई कुड हैव मेड दीज बिगर. 3 से 3.5 का एक बिन है, 3.5 से 6 तक का दूसरा बिन है, सो 3.5 से 4 तक का अगला बिन है, और ऑब्वियसली आप हर एंड पॉइंट को एक तरफ इंक्लूड करेंगे. सो बिन्स आपने डिफाइन कर दिए और उसके बाद जितने आपके पास आते जाएंगे. सो नाउ दीज ब्लूज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूं, so now you would have something like this and something like this and so on and so forth. मेरे पास इन बिन्स के अंदर मैं ये रखता चला जाऊंगा और ये बिन्स के अंदर वैल्यूज आती जाएंगी. now given a test data point I can actually count. so अगर मेरे पास 3.7 आता है तो I know कि ये जो है ये उस बिन में आएगा जो कि लेट्स से अगर मैं हर एंड पॉइंट को इंक्लूड चलेंगे, 3.7162 है ना तो क्लियर हो जाएगा. सो 3.7 से 3.8 का जो बिन है ना उसके अंदर ये वाला पॉइंट पड़ा हुआ है मेरे पास 3.7162. ठीक है. और इस बिन में मैं एज्यूम करता हूँ कि जी इतने पॉइंट्स पड़े हुए थे ट्रेनिंग डेटा के अंदर से. सो नाउ आई कैन सिंपली फाइंड आउट दिस प्रोबेबिलिटी बाय जस्ट काउंटिंग कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 जो हैं वो चिल्ड्रन ऐसे थे जिनकी हाइट इस जोन में लाया करती थी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो मेरे पास मौजूद थे. लेट्स अज्यूम वो 100 थे. तो ये मेरे पास अब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि चाइल्ड क्लास से बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी ये है क्योंकि इतने मैंने इस बिन के जो है वो चिल्ड्रन ऑब्जर्व किए हैं ट्रेनिंग डेटा के अंदर. सो नाइव बेस इस तरह से डील कर सकता है, और प्रायर्स ऑब्वियसली आप वो तो बड़े आसान तरीके से काउंटिंग से निकाल ही सकते हैं कि हमने टोटल एडल्ट कितने एज्यूम किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं, कितने चिल्ड्रन ऑब्जर्व किए हैं. सो प्रायर्स आर नॉट द प्रॉब्लम, द लाइकलीहुड्स आर द प्रॉब्लम हियर, और वो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट्स वन वे ऑफ डूइंग दिस. एंड दिस इज हियर यू, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपने सिर्फ अपनी पूरी की पूरी जो रेंज थी नंबर्स की उनको क्वांटाइज कर दिया और फिक्स्ड इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया. ठीक है. पहली अप्रोच ये है. और अब हम बेसिकली उस सारे काम को जो हमें कंटिन्यूस डोमेन में करना पड़ रहा था रियल वैल्यूज के लिए, उस सब के सब को अब हम लेकर आ गए हैं सिंपली काउंट्स के अंदर. ठीक है. अब यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि जो बिन्स हमने बनाए हों वो ज़्यादातर बिन्स खाली हों. तो अगर मैंने इस हाइट की रेंज को 0 से लेकर 10 फीट तक रखा होता तो बहुत से बिन्स खाली होते. तो 0 से 0.1 का बिन खाली, 0.1 से 0.2 का बिन खाली, इसी तरह से जो 9.9 से 10 का बिन खाली, बहुत से बिन्स खाली होते. तो वी कैन मेक दी, और सिमिलरली ऐसा भी होगा कि सारे बिन्स का साइज भी एक जितना होने की जरूरत नहीं. कुछ बिन्स माइट बी बिगर, सम बिन्स माइट बी स्मॉलर. सो देयरफॉर वी कैन मेक दिस बिनिंग एडेप्टिव. हम इसको भी एडेप्टिव कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं? हम इसको लर्न कर सकते हैं. सो एसेंशियली व्हाट यू डू इज you take for example all the जितने भी आपके पास चिल्ड्रन हैं, so child 1 child 2 child 3, ये इनकी हाइट्स हैं. so height 1 height 2
height 3n, and so on and so forth. This is your child k and this is your height k. You take this and you cluster it and you say कि जी आपने इसके जो हैं वो लेट से m clusters बनाने. So ये height के आपको m clusters बनाकर दे देगा. m clusters के अंदर आपके पास हर cluster में, और लेट से आपने k means यूज कर लिया, तो आपके k means के नतीजे में आपके पास m clusters आ गए. Now हर cluster को लेट से मैंने एक नाम दे दिया. This is my अब मैं c already यूज कर चुका हूँ, तो let me call it something else. This is called an a cluster. This is called the b cluster, c cluster, d cluster, e cluster, and so on and so forth. ये मेरे सारे के सारे clusters बन गए. So now when some new test data point comes in, अब मेरे पास ये वाला test data point आता है 3.7162 वाला child, and we don't know this is the child x. हमें नहीं पता कि ये this is the data point x, by the way. This is not, हमें नहीं पता ये child है या adult है. तो इस data point x के लिए 3.7162 के लिए हम बेसिकली जाएंगे और इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि क्लोजेस्ट क्लस्टर इसका कौन सा है. लेट्स से वो क्लस्टर D है, ये dx यहाँ पर आ गया. सिमिलरली हमारे पास जो है वो एडल्ट्स की भी क्लस्टरिंग इसी तरह से बनी हुई है. सो यू हैव योर एडल्ट 1, योर एडल्ट 2, योर एडल्ट 3 अप टू योर एडल्ट k with the height 1, height 2, height 3, height k, और उनके भी आपके पास इसी तरह से क्लस्टर्स बने हुए होंगे. तो इसको हमने क्लस्टर किया और ये कहा कि जो एडल्ट की इस क्लस्टर से बिलोंग करता है. एंड नाउ वी नो कि इस क्लस्टर के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. सो वी डिवाइड दीज नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय द टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स हियर एंड डिवाइड दीज नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हियर, एंड यू आर गोना गेट योर प्रोबेबिलिटीज. जब हम ये करने लगते हैं कि हम अपने बिन्स के साइजेस को और अपने बिन्स को डेटा पर डिपेंडेंट कर देते हैं, क्लस्टरिंग से फाइंड करते हैं, एंड देन उस क्लस्टर का नंबर यूज करते हैं एज अ प्रॉक्सी फॉर द रियल वैल्यू, यानी रियल वैल्यू को आपने एक कंटिन्यूस वैल्यू को आपने एक डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया. 3.7162 को आपने कहा ये क्लस्टर D है और यहाँ पर आपने कहा लेट्स से ये क्लस्टर A है. ये जो आप काम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटाइजेशन, VQ, वेक्टर क्वांटाइजेशन. ये अभी मैंने जो आपके सामने की है क्योंकि एक ही डायमेंशन थी उसके लिए कर दिया. अगर दो डायमेंशंस होती तो हम इसमें कोई डिस्टेंस डिफाइन कर लेते, जो एक क्लस्टर से क्लोजनेस का लेट्स से यूक्लिडियन डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को यूज करते हुए हम क्लस्टर्स को फॉर्म भी करते और उन क्लस्टर्स को असाइन भी करते जब हमारे पास कोई टेस्ट डेटा पॉइंट आता. सो दैट्स द फर्स्ट वे ऑफ डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूस वैल्यूड फीचर्स या रियल वैल्यूड फीचर्स, कि हम उनकी बिनिंग कर लें किसी तरह से. वो एडेप्टिव बिनिंग भी हो सकती है यूजिंग VQ, वो हमारी प्री डिफाइंड बिनिंग भी हो सकती है जो कि हम खुद से डिफाइन कर दें, और इन दोनों अंदाज से हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम कंटिन्यूस वैल्यू टू डिस्क्रीट वैल्यूड फीचर्स. आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन दैट वी कैन यूज फॉर दिस प्रॉब्लम. The problem with such approaches like vector quantization या binning is कि यहाँ पर आप so these are all crude instruments. You are converting from a real valued number to basically a discrete number. आप उसमें एक loss already ला रहे हैं. You're losing information. And for classification tasks which are more sensitive to the exact values of features, such instruments do not work very well. So, for example, vector quantization, although very simple to understand, it does not work very well for speech recognition. So, लिहाजा ऐसे केस के अंदर we need to come up with more sophisticated strategies to deal with these problems. मैं एक दफ़ा problem दोबारा से यहाँ पर लिख दूँ ताकि उसकी बेस के ऊपर हम फिर ये देखते हैं कि हम solution क्या करेंगे. So, हमने ये कहा हमारी जो simplified problem है वो ये है, predict child versus adult based on height, और दूसरी जो हमारी अपनी प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, predict phoneme from a set of 65 phonemes based on an MFCC feature CI. और अभी हम सिंपल एक सिंगल डायमेंशनल फीचर की यहाँ पर बात कर रहे हैं. All right. So now what can we do? क्या हम कुछ बेहतर कर सकते हैं उससे जो अभी तक हमने किया था? अब अगर आप गौर करें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो आपने अभी सारी की सारी हाइट्स देखी थी, लेट्स से ये आपका हाइट का एक्सेस था और लेट्स अज्यूम ये आपके पास 3 फुट की हाइट थी और ये आपके पास लेट्स से 6 फीट की हाइट थी, एंड दिस वाज लाइक 4 एंड दिस वाज लाइक 5. तो आपने ये देखा था कि जो चिल्ड्रन थे आपके पास उनकी हाइट्स एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कर रही थी.
So you could clearly see कि there were more children जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर की तरफ थे जिनकी हाइट्स मिलती जुलती थी, एक जैसी थी, एंड देन देयर वर आउटलायर्स, और जितनी अच्छे तरीके से क्लास डिफाइन हुई हुई होगी उतनी ही ज़्यादा ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल लाइक होगी. सो इफ़ आई जस्ट फॉर्म अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, सो लेट्स अज्यूम कि वो मेरे पास कुछ इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन आई, और लेट्स अज्यूम इफ आई फॉर्म द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट्स ऑफ द एडल्ट्स, सो लेट्स अज्यूम वो इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है. अब मैंने इसको ऊपर नीचे लिखने के बजाय एक ही एक्सिस के ऊपर लिख दिया, रेड इज एडल्ट्स एंड ब्लू इज चिल्ड्रन. So now what basically this is telling me is that I can essentially model these variables, this feature height. I don't need to quantify it. I can just model it using a distribution. And we can use any distribution at this point, any reasonable distribution. एक distribution जो कि real world features के लिए बड़ा अच्छा आमतौर पे चलती है, that is the normal distribution, the Gaussian distribution. जो हमें यहाँ पे सेंस भी बन रही है कि जो बड़ों की हाइट्स होंगी वो किसी एक मीन के करीब करीब होंगी और उनकी ऑब्वियसली कुछ स्प्रेड होगा, सो दे वुड बी अ मीन. आपको मालूम है कि हमारी जो गाउसियन है इट्स डिफाइंड बाय अ मीन म्यू, एंड देन द वेरिएंस which is sigma squared, which is the squared dispersal, the mean squared dispersal from the mean. ठीक है, ये आपका दो वैल्यूज से आपका जो है वो गाउसियन डिफाइन हो जाता है. सो there is a गाउसियन for the children, और ये इनकी ये मैंने जो है वो सिग्मा सी स्क्वायर से जो है वो वेरिएंस डिस्क्राइब कर दिया चिल्ड्रन की हाइट की. एंड सिमिलरली लेट मी यूज द सी with the adult heights as well. So this is a mu a and this is sigma a squared. So अब मैंने ये दोनों के दोनों हाइट्स को अगर मैं एज्यूम कर लूँ, एस्टिमेट कर लूँ कि ये जितने भी मेरे पास चिल्ड्रन हैं इनकी हाइट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट कैन बी मॉडल्ड यूजिंग अ गाउसियन, एंड सिमिलरली एडल्ट्स की जो हाइट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मॉडल्ड यूजिंग अ गाउसियन. Now given a new data point, what do I need to do? So let's assume मेरे पास एक नया डेटा पॉइंट आता है यहाँ पर. Now how can I figure out कि ज़्यादा likely क्या है कि ये child है या adult है. अब मैं पहले आपको solution दे रहा हूँ, फिर मैं solution के कुछ आपको problems भी बताता हूँ. So पहली चीज़ तो ये है, और ये मैंने बनाया इसी जगह दिया है कि ये बड़ा अजीब सा आंसर आएगा. So let me just make it at a point जो कि ज़रा ज़्यादा clear हो. So let me make it here. So अब यहाँ पर ये by the way यहाँ बना हुआ है, अगर आपको बहुत डॉट छोटा लग रहा हो तो ये यहाँ पर मैंने बनाया है. So at this point I can basically find out कि दोनों के दोनों given both of these distributions, ये जो मेरा purple point है ये कौन सी वाली डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रहा होगा. सो मैं अगर दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस के अलोंग खाली ये वैल्यू रीड कर लूँ. अब इस मौके पे जो चीज़ मैं रीड कर रहा हूँ आप में से जो थोड़े से परसेप्टिव में नोट कर रहे होंगे कि दीज आर नॉट प्रोबेबिलिटीज. अब मैं ये बात यहीं एक्सप्लेन कर दूँ. इन अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी of certain events taking place, you find the area under the curve. So आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं जिससे आपको जो प्रोबेबिलिटी मिल जाती है वो इस जोन के अंदर इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, राइट. सो this is the right way of finding the probability. These are normalized probabilities, and because this is a PDF, a probability density function, therefore the total area under this whole curve is guaranteed to be 1. Therefore जब आप उसका कोई slice लेंगे तो that slice is guaranteed to be a value between 0 and 1. ठीक है, ये चीज़ तो हमें मालूम है. However यहाँ पर जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं और जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं वो चीज़ खाली गिवन ये एक पॉइंट, इस पॉइंट के अक्रॉस हम ये पॉइंट एस्टिमेट निकाल रहे हैं. हम खाली इस वैल्यू को रीड ऑफ कर रहे हैं, यहाँ से इस वैल्यू को रीड ऑफ कर रहे हैं. वी आर नॉट डूइंग एन एरिया अंडर द कर्व. सो दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट अ प्रोबेबिलिटी. दिस इज व्हाट वी कॉल अ लाइक्लीहुड. और अगर आप मेरी वो वीडियो देखें जिसके अंदर जो है वो मैंने गाउसियन नाइफ बेस कवर किया हुआ है तो वहाँ बड़ी डिटेल में हमने ये कॉन्सेप्ट कवर किया है कि इसका मतलब क्या है एंड व्हाट डज इट मीन. जो इसकी पहली इंप्लीकेशन है वो ये है कि दिस इज नॉट गारंटीड टू बी बिटवीन 0 and 1. दिस इज अ नंबर. इट कैन बी ग्रेटर देन 1. सो थिंक ऑफ अ वेरी thin and very tall Gaussian, तो उसके अंदर this could even be greater than 1. So लिहाजा एक तो इसका जो है वो एस्टिमेट होना बिटवीन 0 and 1 होना जो है वो अब मस्ट नहीं रह गया. Then why does it even work? Because in the end our estimates are just map estimates, maximum a posteriori probabilities, which means कि आप ये नहीं देख रहे कि ये exact value है क्या,
आप अननॉर्मलाइज्ड केस में दोनों जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिससे आप कंपेयर करके देख रहे हैं, आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं इज इट मोर लाइकली टू बी फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपको हायर नंबर रिटर्न करती है, सो लेट्स से आपको रेड डिस्ट्रीब्यूशन ने जो वैल्यू रिटर्न की है वो ये x रिटर्न की है, और जो आपको ब्लू डिस्ट्रीब्यूशन ने रिटर्न की है वो आपको ये y रिटर्न की है। एंड बिकॉज y इज ग्रेटर देन x, देयरफॉर this distribution, this blue distribution is the more probable distribution. This is more probable कि इस distribution से ये वाला data point आपका x आया होगा जिसके लिए आप ढूंढना चाहते थे कि ये adult है या child है, ये कौन से वाले में से आया है। So this is how you basically estimate these likelihoods. तो पहली बात ये याद रहे कि these are not probabilities जिनको हम देख रहे हैं, these are point estimates, these are called likelihoods. इस पे आप वो StatQuest का एक पूरा एक वीडियो भी है YouTube पर जाकर अगर आप सर्च करें, so he also deals with this in quite a lot of detail and explains it using very nice visuals. तो अगर आप further इसको देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। So now having clarified कि किस तरह से we deal with this, तो basically अब हमारा जो केस है, अगर हम अपनी प्रॉब्लम के ऊपर आ जाएं, predicting the phoneme based on an MFCC value, तो essentially आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि आपके पास 65 phonemes हैं, तो आपने अपनी 65 की 65 phonemes के लिए 65 Gaussians बना ली हैं। So आपने CI के अराउंड, so your feature is CI, और आप ये कहते हैं कि जी मेरा जो है वो मिसाल के तौर पर ये एक गाउसियन है, और ये एक और गाउसियन है, और ये एक और गाउसियन है, ये एक और गाउसियन है, ये एक और गाउसियन है, ये एक और गाउसियन है। So this is, for example, the Gaussian corresponding to A, this is the Gaussian corresponding to A, this is the Gaussian corresponding to, let's say, B, this is the Gaussian corresponding to E, and so on and so forth. So we have these Gaussians, and when a particular test data point comes, यहाँ से, तो यू बेसिकली फिगर आउट सारे के सारे गाउसियन से, मैंने तो ये अलग अलग बना दिए ना, तो ये सारे बहुत ज़्यादा इनमें ओवरलैप्स होंगे। सो when this particular data point comes in, so this is basically your observation, this is your O, मैं इसको इसके सही वर्ड में ही लिख देता हूँ, so this is your OT. When this OT comes in, you basically ask yourself the question कि आप सारे के सारे गाउसियन से जाकर पूछेंगे जो आपने सारी फोनीम्स के लिए इसके बनाए हुए हैं, उन सब से जाकर पूछेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू, सबसे हाईएस्ट लाइकलीहुड रिटर्न करता है। सो यू विल जस्ट फाइंड आउट द लाइकलीहुड्स फ्रॉम ऑल द डिफरेंट गाउसियंस, सबके सबसे पूछेंगे, जो हाईएस्ट रिटर्न कर रहा होगा ओटी को, उसको असाइन कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी गोइंग टू डील विद दिस प्रॉब्लम ऑफ मॉडलिंग और प्रिडिक्टिंग द फोनीम गिवन अ सिंगल फीचर। अच्छा, ये तो हो गया सिंगल फीचर। तो फिर अब हम बाकी सारे फीचर्स के लिए क्या करें? बाकी सारे फीचर्स के लिए, इन अदर वर्ड्स, वी नीड टू क्रिएट फॉर ईच फीचर, वी नीड टू क्रिएट दीज गाउसियंस। सो यू विल हैव दीज गाउसियंस फॉर ईच ऑफ द फीचर्स। आपने सारे के सारे फीचर्स के लिए इन वैल्यूज़ को डिफाइन करना होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी ना, वो आसान क्या हो जाएगी, अब ज़रा गौर कीजिए। मैंने ये डायग्राम जिस तरह से बनाई है, लेट मी मेक सम रूम हियर एंड लेट मी जस्ट ड्रॉ हियर। ये गाउसियन आ का है, और ये गाउसियन ए का है, और ये गाउसियन ब का है, और ये गाउसियन ई का है। सो इन अदर वर्ड्स, अब अगर आप थोड़ा सा गौर करना शुरू करें, अपने HMM की तरफ देखें, सो आपकी ये स्टेट लेट से अ है, और ये स्टेट आपकी ए है, और ये स्टेट आपकी ब है, और ये स्टेट आपकी लेट से ई है। ये आपकी डिफरेंट स्टेट्स हैं। दैट मीन्स कि इस स्टेट के अंदर फॉर योर CI एक गाउसियन पड़ा हुआ होगा खाली। सो एक फीचर के लिए एक गाउसियन पड़ा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर जो है वो CI के लिए एक गाउसियन पड़ा हुआ है। सो ये कौन सा वाला है? दिस गाउसियन इज बेसिकली, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, दिस गाउसियन इज बेसिकली दिस वन, एंड दिस गाउसियन इज बेसिकली दिस वन। सो अब हर स्टेट के अंदर हर फीचर के लिए एक गाउसियन पड़ा हुआ है। सो इन अदर वर्ड्स, हर स्टेट के अंदर, अब मैं खाली अगर इस स्टेट के लिए बनाऊं, इस स्टेट के अंदर मेरे पास ये 39 फीचर्स हैं, C1 to C39। सो देयरफॉर मेरे पास 39 गाउसियंस पड़े हुए हैं। हर फीचर का एक अलग अलग गाउसियन पड़ा हुआ है। सो आई हैव दीज 39 गाउसियंस, एंड नाउ एट दिस पॉइंट व्हेन अ टेस्ट डेटा पॉइंट कम्स, उस टेस्ट डेटा पॉइंट के लेट से C1 को मैं यहाँ से एक लाइकलीहुड निकाल लेता हूँ, उसके C2 की एक लाइकलीहुड निकाल लेता हूँ, C3 की एक निकाल लेता हूँ, लेट से C4 की एक निकाल लेता हूँ, सब की सब लाइकलीहुड्स मैं निकाल लेता हूँ, एंड आई मल्टीप्लाई दीज अक्रॉस। सो मैंने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, C1 से लेकर C39 की मेरे पास जो लाइकलीहुड्स आई हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया इस स्टेट के लिए। तो इससे मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, या इन अदर वर्ड्स टू बी मोर प्रिसाइज, लाइकलीहुड आ गई कि
वो वाला स्टेट था जिसने ये वाला OT जो मेरे पास टेस्ट डेटा पॉइंट आया है ये जनरेट किया था. सिमिलरली आई डू द सेम फॉर A, फॉर B, फॉर E एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सबसे मेरे पास एक एक लाइक्लीहुड आ जाएगी एंड देन आई विल कंपेयर अक्रॉस देम. और मैं लेट्स से अगर विटर्बी कर रहा हूँ तो जो उनमें से मैक्स होगा मैं उसको चूज कर लूंगा. सो आई होप दिस इज बिकमिंग क्लियर टू यू, और आई होप कि ये बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं लग रहा. ठीक है जी. सो आई होप दिस इज क्लियर एंड नाउ लेट मी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस अब मैं इस बात में एक आखिरी चीज़ और ऐड कर देता हूँ. सो लेट से अभी आपने ये कहा कि गिवन अ स्टेट QJ मेरे पास 39 गाउसियंस पड़े हुए हैं, C1, C2, C3 अप टू C39. सो गिवन QJ फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टेट है ब, स्टेट है स्टेट है E. तो मैंने ट्रेन कर लिया है और ये देख लिया है कि जी फॉर लेट्स से द फोनीम ब, C1 जो है वो किस रेंज के अंदर वेरी करता है, क्या मीन होता है, क्या स्टैंडर्ड डिविएशन होती है, यानी क्या जो है उसकी वेरिएंस होती है एंड सो ऑन. ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय द वे इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. एंड देन लेट्स से जो है वो आपका थर्ड वाला ऐसा है, फोर्थ की शक्ल कुछ ऐसी है, फिफ्थ की शक्ल ऐसी है, नेक्स्ट की शक्ल ऐसी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो यू हैव दीज 39 गाउसियंस फॉर ईच स्टेट QJ. ठीक हो गया. और ये चीज़ हमारी मेंटल मॉडल को भी मैच कर रही है. हमें मालूम है कि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब एक पर्टिकुलर साउंड अकर करती है, फोनीम अकर करती है, तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी जो उसकी शक्ल होती है वो को आर्टिकुलेशन से भी इम्पैक्ट हो रही होती है, अगली और पिछली आवाज़ से भी इम्पैक्ट हो रही होती है. However, so this is by the way जब हम ये कर रहे होंगे ना तो हम ये कहेंगे कि we are basically using Gaussian models. Gaussian models या हम इसको कहेंगे मल्टीवेरिएट गाउसियंस. अब इसमें एक प्रॉब्लम है, सिर्फ वो प्रॉब्लम है इस एजम्पशन का कि सारी की सारी ये डिस्ट्रीब्यूशंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल हो सकती हैं. व्हाट इफ कि कोई एक ऐसा फीचर भी है या एक से ज़्यादा ऐसे फीचर्स भी हैं, लेट्स से CI ऐसा है कि जिसकी शक्ल कुछ इस तरह की है, which cannot be modeled using a Gaussian. This is not a Gaussian distribution. और ये होगा, ऐसा तो बिल्कुल होगा कि आपको जो है वो इस तरह की distributions मिल रही हो. तो उसके लिए then we move a step further and we say okay, आप हर फीचर को बजाय using a single Gaussian, हम आपको freedom देते हैं कि आप इनको using multiple Gaussians model कर लें. So you have one Gaussian here, you have another Gaussian here, and you have a third Gaussian here. And as a mixture of these three Gaussians मैं इस red वाली distribution को indicate कर सकता हूँ. So I can indicate the red distribution using a mixture of these three Gaussians. So मैं ये कहूँगा अब कि मैं हर feature CI को using a mixture of M Gaussians model करूँगा. And this is known as a Gaussian mixture model. So we are now modeling each feature not using a single Gaussian. We are modeling each feature, estimating each feature using a mixture of M Gaussians. तो अब इससे हमारे पास flexibility आ गई है कि हम बहुत ज़्यादा precisely model कर सकते हैं इन distributions को. ठीक है. So ये हमारा ultimately वो point होगा जहाँ हम पहुँचेंगे. ये Gaussian mixture models होंगे. So each feature would be represented using a Gaussian mixture model. And then when a test data point comes in, let's say a test data point OT comes in, we simply read off the likelihood value for this feature to say कि जी given this state इस वाले फीचर की ये वाली वैल्यू कितनी लाइकली थी, मल्टीप्लाइड बाय ये वाली वैल्यू कितनी लाइकली थी, मल्टीप्लाइड बाय ये वाली वैल्यू कितनी लाइकली थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सारी की सारी करके हमारे पास निकलेगा कि इस स्टेट से एमिट होने की जो लाइकलीहुड है टोटल जो है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू है जो इन सब के मल्टीप्लिकेशन के बाद आ रही है. ठीक है जी, क्लियर हो गया? बाय द वे अगेन यू कैन सी दीज वुड बी वेरी स्मॉल वैल्यूज एंड अगेन वी डू मोस्ट ऑफ दीज कैलकुलेशंस in log domain. Now that I have explained the whole thing in simple words, now I'll basically and rather quickly go over all of this again in more precise details and using the exact mathematical terminology जो हमने इसके बाद use करनी है. लेकिन hopefully अब आपको कहानी पूरी की पूरी समझ में आ गई है.
So let's begin with our first attempt, vector quantization, जिसकी बात अभी हमने briefly की है. So the goal here is to try to cluster each feature in the feature vector. So सारे के सारे features को आपने cluster करना है और हम ये देखेंगे कि हम combined ही cluster करेंगे. So we'll basically think of the whole 39 dimensional feature space as one space और उस पूरे को इकट्ठा हम cluster करेंगे rather than उस तरह करने के जिस तरह से अभी हमने Gaussian models के अंदर देखा है जहां हम हर फीचर को अलग अलग करते हैं. सो वी कैन डू द अदर पार्ट एज वेल. हम हर फीचर को अलग अलग भी क्लस्टर कर सकते हैं एंड देयर इज सम रीजनिंग बिहाइंड दैट. आपको याद होगा कि जब हमने एमएफसीसी वेक्टर बनाया था तो वी डिस्कस्ड कि हमारे जो मेल फ्रीक्वेंसी कैप्चुअल कॉफिशिएंट्स हैं इनकी एक और अच्छी बात ये है कि ये मोस्टली ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से. तो वो इंडिपेंडेंस की वजह से वी कैन मॉडल देम सेपरेटली एज वेल. लेकिन यहाँ पर हम इनको इकट्ठा जो है एक सरफेस के तौर पर इनको हम क्लस्टर कर रहे होंगे. पूरी 39 डिमेंशनल स्पेस में इनको क्लस्टर कर रहे होंगे. So for that you need to define a measure to compare two feature vectors. So दो vectors को कैसे आप compare करेंगे, and next we can use any clustering algorithm. In this case we'll start with k-means to cluster them. All right, so uh, once we have clustered these features, this feature space, तो हमारे पास अब हमने हर क्लस्टर का एक रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर निकाल लेना है जिसको हम प्रोटोटाइप वेक्टर कहेंगे या कोड वर्ड कहेंगे. यानी रिप्रेजेंटेशन क्या है. सो लेट्स से यू हैव 65 क्लस्टर्स जो इसके आखिर में निकल आए. अब हर क्लस्टर को लेट्स से आपने जैसे हमने ABCD नाम दिया था. इन दिस केस वी कैन आइदर हैव अ नंबर फॉर ईच क्लस्टर और वी कुड हैव वन रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर. उन्हीं में से चूज कर लें या नया बना लें. लेट्स से सेंट्रॉइड्स की बेस के ऊपर एक नया वेक्टर बना लें या उन्हीं में से एक वेक्टर चूज कर लें जो कि मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव हो. लेट्स से उसके सेंट्रॉइड के ऊपर प्लेस्ड हो या उसके मीन के ऊपर प्लेस्ड हो. तो उससे आप रिप्रेजेंट करवा दें पूरे क्लस्टर को. दैट वुड बी द प्रोटोटाइप वेक्टर और द कोड वर्ड जिससे हम रिप्रेजेंट किया करेंगे उन सब वेक्टर्स को जो उस क्लस्टर के अंदर है. मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि जैसे हम फॉर एग्जांपल एक प्रोटोटाइप यूज़ किया करते हैं फॉर सिंबलिज्म्स. फॉर एग्जांपल मेल सिंबलिज्म के लिए वो जब एक फिगर बनाते हैं जो आप लेट्स से बाथरूम्स के बाहर भी आपको मेल बाथरूम और फीमेल बाथरूम के बाहर जो शक्ल बनी हुई नज़र आती है जो वो कार्टून सा जो कैरिकेचर सा बना हुआ होता है. सो दैट्स लाइक अ प्रोटोटाइप, अ रिप्रेजेंटेशन, अ मेल रिप्रेजेंटेशन और वो एक थोड़ा सा फ्रॉक बना हुआ होगा एंड अ फीमेल रिप्रेजेंटेशन लेट्स अज्यूम. तो अब ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं दिस इज नाउ जस्ट अ प्रोटोटाइप कि एक प्रोटोटाइप मेल और एक प्रोटोटाइप फीमेल आपके सामने आ रहा है. बिल्कुल इसी तरह से हर आपके क्लस्टर का एक प्रोटोटाइप वेक्टर हो सकता है विच इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर इन व्हाटएवर डेफिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसके साथ आप लेकर चल रहे हैं. ऑलराइट, सो दिस कुड बी वन ऑफ द एग्जिस्टिंग वेक्टर्स और अ वेक्टर कंपोज्ड ऑफ से लेट्स से द सेंट्रॉइड्स ऑफ ऑल फीचर्स. And then you compare each incoming vector with a prototype vector to assign it to one of the clusters. जो आपका k-means जब चल रहा होगा तो हर आने वाले नए वेक्टर को आप किसी न किसी एक क्लस्टर को असाइन करेंगे. ये तब भी करेंगे जब आप क्लस्टरिंग कर रहे हैं और ये तब भी करेंगे जब कोई नया वेक्टर टेस्ट वेक्टर आएगा कि ये इनमें से कौन से बिलोंग करता है. सो जब हम ये एक्चुअल इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे ये एमिशन प्रोबेबिलिटी उसके अंदर भी यही प्रोटोटाइप वेक्टर्स आप यूज कर रहे होंगे फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस एंड द सिमिलैरिटी इन दिस केस. So for each class vk, we can compute the probability that it is generated by a given HMM state using bomb wells. So again इसकी जो पूरी ट्रेनिंग है वो हम bomb wells से कर सकते हैं. अच्छा, अब ये ट्रेनिंग में आपको VQ के अंदर नहीं दिखाऊंगा. उसकी वजह ये है कि it's almost like wasting time कि हम इसके ऊपर VQ के ऊपर बनाने में पूरा bomb wells पढ़ लें और उसके बाद ये कहें कि जी VQ तो हम यूज ही नहीं करते. So primarily the reason I'm teaching you VQ is that it's a good pedagogical way to reach Gaussian models and first look at it in terms of like VQs. तो आप इस वजह से हम सिर्फ एक for the sake of completeness and for the sake of using small baby steps to our final solution हम इस चीज़ को कर रहे हैं, ना कि ये in itself अब speech में use होता है. हाँ, लेकिन और जगहों पर use होता है. So for machine learning it's a useful algorithm in general machine learning, लेकिन speech में ये VQs use नहीं होते. But let's build a little bit more. कुछ और चीज़ें हमें इसके थ्रू सीखने को मिल जाएंगी जिस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं. All right. So for example ये आपकी कोड बुक बन गई. आपने क्लस्टर्स किए. So these are all of your clusters. This cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4 और ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये इनके रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स हैं. लेट्स से यहाँ पर हम क्लस्टर किसी क्लस्टर से बिलोंगिंग को इंडिकेट करते हैं यूजिंग द क्लस्टर नंबर. सो अब ये एक नया इनपुट फीचर आया. इसे आपने सब के सब फीचर्स के साथ कंपेयर किया जो सबके सब क्लस्टर्स के साथ कंपेयर किया. इन अदर वर्ड्स सब के सब आपने जो कोड वर्ड्स हैं उनके साथ कंपेयर किया. ये सब के सब रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर से कंपेयर किया. एंड देन यू
get the one which is the closest to it, let's say वो ये था 144, तो आपने आउटपुट कर दी इंडेक्स की जी ये आने वाला फीचर 144 से बिलोंग करता है। तो अब वो क्लस्टरिंग होपफुली अब आपके जहन में क्लियर हो गई कि किस तरह से हमने एक ऐसी चीज को जो रियल नंबर स्पेस में थी उसको काउंटेबल बना दिया। सो नाउ यू कैन जस्ट काउंट द नंबर ऑफ लेट्स से फीचर वेक्टर्स इन ईच ऑफ दीज क्लस्टर्स, और उसकी बेस पे यू कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज, जैसे अभी हमने बात की। ऑल राइट, सो अब इसकी हमने रिक्वायरमेंट्स की बात की थी कि यू नीड अ डिस्टेंस मेट्रिक या डिस्टॉर्शन मेट्रिक भी इसी को कहते हैं। सो दिस स्पेसिफाइज हाउ सिमिलर टू वेक्टर्स आर। सिमिलरिटी पे तो आप ऑलरेडी माहिर हैं, आप बहुत कुछ इस पे देख चुके हैं, बट अगेन आप यहाँ एक और इसका तरीका देख रहे हैं जिससे पहले भी ऑब्वियसली हमने देखा था। सो ये सिमिलरिटी मेजर्स यूज होंगे क्लस्टर बिल्डिंग में भी, के मीन्स के अंदर जिस वक्त आप जो है वो एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन फेज में आप ये देखेंगे कि हर इंडिविजुअल को लेबल असाइन करना है, तो जाहिर है वो भी डिस्टेंस की बेस के ऊपर आपने करना है। तो ये वही डिस्टेंस है जो आप यहाँ पर देखेंगे। एंड ऑल्सो टू फाइंड प्रोटोटाइप वेक्टर्स फॉर क्लस्टर्स, यानी कि अब आपने क्लस्टर का जो है वो प्रोटोटाइप वेक्टर कैसे निकालना है, उसके अंदर भी ये डिस्टेंस मेजर यूज हो सकता है सेंट्रॉइड्स कैलकुलेट करने के लिए, एंड टू कंपेयर इनकमिंग वेक्टर्स टू प्रोटोटाइप्स। तो ये उस वक्त भी यूज होगा जब नया एक वेक्टर टेस्ट वेक्टर आ रहा है और उसको किसी एक प्रोटोटाइप को आपने असाइन करना है। एंड यू सेकेंडली यू नीड अ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, फॉर एग्जांपल के मीन। All right, so distance के अंदर let's look at the simplest of all of them, the Euclidean distance, और in this case हम square of the Euclidean distance use करेंगे, यानी जिसको हम sum squared error भी कहते हैं। तो बस सिर्फ फर्क इतना है कि इसके ऊपर जो वो स्क्वायर रूट है वो हमने हटा दिया, so हमने स्क्वायर करके इसको यूज किया है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि यूक्लिडियंस क्यों यूज किए जाते हैं, हम सारे के सारे जो है वो डिस्टेंसेस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं, दैट्स व्हाई वी डू द स्क्वेयरिंग। हमने किसी और पॉइंट के ऊपर ये भी देखा था कि हम इसकी जगह बजाय ये करने के हम इसका मॉड भी ले सकते हैं, सो मैग्नीट्यूड भी इसको ले सकते हैं और उस तरह से भी पॉजिटिव हो जाता है। नाउ यू आल्सो रिमेंबर फ्रॉम आवर डिस्कशंस इन एकूस्टिक्स के क्या फ़र्क होता है स्क्वायर डिफरेंसेस में और सिंपल मैग्नीट्यूड्स के अंदर। ऑल राइट, सो यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला for d-dimensional space, you go over all dimensions, और दो वेक्टर्स x और y जिनके बीच में आप डिस्टेंस ले रहे हैं, इनको आप डिमेंशन बाय डिमेंशन डिस्टेंस लेते हैं और उसको स्क्वायर कर लेते हैं और पूरी चीज़ को सम कर देते हैं। दैट्स द सम स्क्वायर्ड डिस्टेंस या सम स्क्वायर्ड सिमिलैरिटी ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है। एंड यू ऑलरेडी नो कि सिमिलैरिटी और डिस्टेंस में फ़र्क क्या होता है। ऑल राइट जनाब, सो सम फीचर, अच्छा अब यहाँ एक कहानी और है। जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है इसका एक प्रॉब्लम है कि ये सारी की सारी फीचर डिमेंशंस को एक जितना वेट देता है। इट्स नॉट अ वेटेड डिस्टेंस, इट बेसिकली ट्रीट्स ऑल 39 डिमेंशंस इक्वली, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। वेयर एज इन रियलिटी आपकी डिफरेंट डिमेंशंस का डिफरेंट रोल हो सकता है इन फिगरिंग आउट अ पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको आसान वर्ड्स में इसकी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आपके पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं और लेट से आप हार्ट डिजीज़ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आप ये कहते हैं जी हाइट का भी एक फीचर है, और मेरे ख्याल में मेरे पास लेट से आप कहते हैं कि जी एक मेरे पास ब्लड प्रेशर का भी फीचर है, एक लेट से कोई और भी फीचर है, आपने आर्टरीज कितनी क्लॉग हुई हुई है, लेट से ये एक रियल नंबर फीचर है आपका। और इन फीचर्स की जब आप वैल्यूज़ देखते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि जी जिन लोगों में हार्ट डिजीज़ है उनकी हाइट्स आर ऑल ओवर द प्लेस, यानी इट्स नॉट अ वेरी टेल टेल फीचर। हाइट से इतना नहीं पता लग रहा कि हार्ट डिजीज है या नहीं है। सो द वेरिएंस इन बोथ क्लासेस हैव हार्ट डिजीज एंड डज नॉट हैव हार्ट डिजीज, दोनों क्लासेस के अंदर जो वेरिएंस इन हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। यानी हर तरह की हाइट के लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें हार्ट डिजीज नहीं है, और हर तरह की हाइट के लोग मिलेंगे जिनको हार्ट डिजीज है। वेयर एज द वेरिएंस इन लेट्स से हाइपरटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर अगर हम सिस्टोलिक या डायस्टोलिक ले लें, उसमें वेरिएंस कम होगी। सो यूजुअली ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर्स कॉरस्पॉन्ड प्रॉब्ली कर रहे होंगे हार्ट डिजीज होने के साथ, और लो ब्लड प्रेशर्स या नॉर्मल रेंज के ब्लड प्रेशर्स जो हैं वो ज़्यादा कर रहे होंगे डज नॉट हैव हार्ट डिजीज की क्लास के साथ कॉरस्पॉन्ड, मीनिंग द फीचर वैल्यूज वुड बी लेस वेरीड। ज़्यादा हाई यानी कि रेंज के अंदर है हार्ट डिजीज वालों के लिए, और कम की रेंज के अंदर, नॉर्मल की रेंज के अंदर है, और कम वेरिएंस है उस रेंज के अंदर। सो लिहाजा मोर वेरिएंस मीन्स कि आपका वो प्रेडिक्टर बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि वो its values are varying all over the place across the classes, whereas less variance means कि it's a very good predictor. So अच्छे predictors की variance कम हुआ करती है, इनकी variability कम हुआ करती है, ठीक है। I hope this is making sense. So the Euclidean distance, as we said, assigns equal weight to all features, which means that it does not treat the better predictors which have less variance in any differently than the worst predictors which have more variance, जो कि बहुत अच्छे telltale या बहुत अच्छे information देने वाले informing features नहीं होते, और जो informing features होते हैं ये सबको equally treat करता है। So we want कि अब हमारे 39 features में से कुछ को ज़्यादा हम importance दे रहे हो, कुछ को कम दे रहे हो।
और वो मालूम कैसे होगा कि 39 डिमेंशंस में से कौन सी डिमेंशंस अच्छी हैं? वो ऐसे मालूम होगा कि जिसकी वेरिएंस ज़्यादा है वो बुरी है, जिसकी वेरिएंस कम है वो अच्छी डिमेंशन है. ऑलराइट, so we come up with another distance which is known as the Mahalanobis distance, which assigns a weight to all the feature distances. So अब वो 39 dimensions के जब आप differences निकाल रहे हैं तो अब आप एक weighting feature use कर रहे हैं, और वो weighting feature inversely proportional है to the variance in that dimension. अगर उस डिमेंशन की वेरिएंस कम है तो वेट ज़्यादा होगा, उस डिमेंशन की वेरिएंस ज़्यादा है तो उसको वेट कम मिलेगा. So it's the inverse of the variance across that feature या across that dimension. So assume that each dimension of the feature vector has variance sigma square. So basically sigma I square for the ith dimension. तो आपने खाली ये किया, अगर आप यहाँ पर गौर करें इतनी चीज़ तो आपके पास सम स्क्वायर एरर है, ये तो यूक्लिडियन से आ रहा है. ये आपने वेटिंग एक फैक्टर बीच में डाल दिया है जो इसी डिमेंशन I में आपकी वेरिएंस है. जितनी हाई वेरिएंस होगी उतना ही ये वाला ओवरऑल नंबर जो है वो छोटा हो जाएगा, और जितनी ज़्यादा आपके पास जो है वो वेरिएंस कम होगी उतना ही आपका ये ओवरऑल नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा, इसको वेट ज़्यादा मिलने लगेगा. सो वी वांट इट टू असाइन हायर वेट्स to um, to features which have low variance and lower weights to features which have high variance. So I hope this is becoming clear, और I hope कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है. So this equation calculates the square of Mahalanobis distance and assumes diagonal covariance matrix. अच्छा, यहाँ पर ये बात एक थोड़ी सी और एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, covariance matrix क्या होती है. So हमारे पास 39 dimensions हैं features की. So let's say आपका capital coefficient 1 2 up to C39, and similarly let's मैं यहाँ पर भी ये बना देता हूँ C2 up to C39. Now the thing is कि हमें किसी भी dimension की जो variance है वो let's say ये जो है ये आपकी वेरिएंस है फीचर 1 की, ये आपकी वेरिएंस है फीचर 2 की. सो C2 की C2 के साथ कितनी आ रही है, ये आपकी वेरिएंस है जस्ट इन द डिमेंशन C2. यहाँ पर जो वेरिएंस आ रही है दिस इज बेसिकली द कोवेरिएंस ऑफ C1 एंड C2. एंड सिमिलरली यहाँ पर जो आ रही है ये भी आपके पास आ रही है C1 और C2 की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इस मैट्रिक्स में अगर हम इंडिपेंडेंस एज्यूम कर लें और एज्यूम कर लें कि फीचर्स आपस में कोवेरी नहीं करते, एंड वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद द जस्ट द वेरिएंस विद इन ईच फीचर, तो उस केस में ये पूरी मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल होगी. लेकिन अगर हम कोवेरियंसेस भी देख रहे होंगे, यानी वी गोइंग विद द फुल 39 इंटू 39 साइज की जो कंप्लीट कोवेरियंस मैट्रिक्स है, जहाँ पे हर फीचर के साथ हम कोवेरियंस को देख रहे हैं, अगर उसको देखेंगे तो दैट मीन्स कि ऑफ डायगोनल वैल्यूज भी यहाँ पे नॉन जीरो होंगी. सो here and in many other places we'll be assuming this independence, and we will be just ignoring the covariance of features, and we'll be ignoring the complete covariance matrix. हम उसको पूरे को use नहीं कर रहे होंगे. ठीक है. So I hope this is clear, and I hope the basic idea of the Mahalanobis distance is also clear to you. So again, each feature only co-varies with itself, just the variances across that dimension. This is on the main diagonal, everything else is zero. So ये हम assume करेंगे यहाँ पर इस केस में जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये आगे भी आप देखेंगे बहुत सी जगहों पे हम करेंगे. इससे हमें जितनी वेरिएंसेस अपने पास रखनी पड़ेंगी वो सिर्फ 39 होंगी, यानी n वेरिएंसेस रखनी है रादर देन n स्क्वायर वेरिएंसेस रखने के, जो कि अगर पूरी कोवेरियंस मैट्रिक्स होती तो हमें n स्क्वायर वेरिएंसेस अपने पास रखनी पड़ती. यहाँ पर इस बात की मैं एक जो इंटरप्रिटेशन है वो और वाजे कर दूं, अगर किसी के जहन में क्लियर ना हुई हो, कि इस Mahalanobis डिस्टेंस का जो इंटरप्रिटेशन आपके जहन में होनी चाहिए वो ये है कि लेट्स एज्यूम कि ये फीचर जो है, अभी हमने वो जो हार्ट डिजीज़ की एग्जांपल ली है जिसमें हाइपरटेंशन या लेट्स से सिस्टोलिक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो वैल्यू है उसकी वो ज़्यादा टेल फीचर है, वो ज़्यादा कोरिलेट करता है उस डिज़ीज़ के साथ, कि अगर ब्लड प्रेशर लेट्स से हाई है तो डिज़ीज़ है और अगर नॉर्मल है तो नहीं है. सो हम ये कह रहे हैं कि लेट्स से एक डिमेंशन है जो कि ब्लड प्रेशर की डिमेंशन है, और लेट्स से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की डिमेंशन है. उस डिमेंशन के अंदर अगर दो फीचर्स एक दूसरे से करीब हैं या दूर हैं तो इस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दो, क्योंकि वहाँ पे वेरिएंस कम होगी, दैट मीन्स कि उस फासले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए. वेयरएज कि अगर लेट्स से एक और डिमेंशन है हाइट की जिसमें वेरिएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में यू नीड टू असाइन लेस इंपॉर्टेंस टू दैट फीचर, यानी उसमें करीब होना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है
उसमें दूर होना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अगर आप इसका एक्सट्रीम सोचें तो आपको बहुत आसानी हो जाए। अगर मैं इस चीज़ को बजाय ये करने के सिर्फ 1 0 कर रहा होता और वेरिएंस में कट ऑफ लगा के कह देता कि वेरिएंस ज़्यादा हो तो इस फीचर को मल्टीप्लाइड बाय 0 कर दो, दैट मीन्स कि मैं उस फीचर को इग्नोर कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पर जो है वो लो वेरिएंस के केस में इसको मल्टीप्लाई कर रहा होता विद अ हाई नंबर, तो दैट मीन्स कि जो भी कुछ यहाँ पे आ रहा है मैं उसको एम्पलीफाई कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये सिंपली इस चीज़ का मतलब है हेलियोनोबिस डिस्टेंस का। ये आई होप कि मैं ये सिर्फ मैंने एक इजाफा इसमें ये कर दिया कि अगर आपके जहन में अभी कोई कंफ्यूजन हो इस बारे में तो वो क्लियर हो जाए। All right, so let's now look at the algorithm of k-means. K-means आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ तो मैं इन slides को ज़रा quickly ही go through करूँगा. So k-means answers the clustering question. Does the vector v belong to cluster C? The answer is yes or no. ये important बात याद रखिएगा. K-means का answer yes or no होता है. ये हम पहले भी discuss करके आए हैं जब हम k-means और Gaussian models को compare कर रहे थे. So either a data point belongs to a cluster or it does not belong to it. There is no partial belonging. There is no probabilistic belonging. Acha, so later we will look at more sophisticated algorithms where we'll ask what's the probability that vector v belongs to the cluster C. So जिसका आंसर probability में आता है, ये वो हैं जो Gaussian models हैं जिसकी हमने पहले बात एक दफ़ा करना शुरू की थी और आज इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे. So now training a vector quantization system, यानी generating of the code books का हम method देख लेते हैं and we'll be using the k-means clustering with expectation maximization. So बहुत आसान है, हम पहले देख चुके हैं, just quickly देख लेते हैं. The initialization is choose m vectors from L ट्रेनिंग वेक्टर्स एज इनिशियल कोड वर्ड्स. अच्छा, अब यहाँ पे आप कुछ और भी कर सकते थे. ये m वेक्टर्स यानी अब आप m क्लस्टर्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं. सो आपके जो k मीन्स के अंदर जो k है वो इक्वल टू m है. सो आपने m बेसिकली अल्टीमेटली क्लस्टर्स बनाने हैं और आपको याद होगा k मीन्स में ये नंबर खुद बताना पड़ता है. सो यहाँ ये भी हो सकता था कि आप इनको रैंडमली इनिशलाइज कर लेते m कोड वर्ड्स को. अब ये भी हो सकता था कि इन m रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर्स को आप किसी पुराने डेटा से सीख कर आए होते और वहाँ से यूज़ कर लेते. जिस तरह से भी आप करेंगे यू जस्ट बिगिन विद m, या आप जो है वो अपने ट्रेनिंग वेक्टर्स में से m को रैंडमली चूज़ कर लें या किसी डिस्टेंस मेजर की बेस के ऊपर चूज़ कर लें. सो दीज आर योर इनिशियल क्लस्टर्स. ऑब्वियसली दे माइट बी मीनिंगफुल और दे माइट नॉट बी मीनिंगफुल डिपेंडिंग ऑन हाउ यू डिफाइन देम. Next is the E step, which is also called the search step. So for each training vector, जितना भी आपका data है, find the closest code word and assign this training vector to that cell. अगर आपको मेरी description of EM याद है तो this is the E phase where हर individual को आपने एक एक label दे दिया. And then the centroid update phase, which is the M step. So for each cell, for each cluster, compute the centroid of that cluster. This centroid is the new code word. तो अब आपने बेस्ड ऑन जो जो असाइन हुए हर क्लस्टर को उनकी बेस के ऊपर आपने क्लस्टर की डेफिनेशन को अपडेट कर दिया. ठीक है, दिस इज योर टिपिकल एम स्टेप. एंड देन यू रिपीट दिस 2 and 3 अंटिल कन्वर्जेंस, मीनिंग कि या तो आपके जो बिटवीन टू इटरेशंस जो चेंजेस आ रही हैं वो किसी थ्रेशोल्ड से नीचे चली जाएं या चेंज आना बंद हो जाए. इन आइदर केस हम ये कहेंगे कि ये कन्वर्ज कर गया है. सो हियर इज एन एग्जाम्पल. आपके पास जो है वो वेक्टर क्वांटाइजेशन की एग्जाम्पल है. आपके पास डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको आपने 4 कोड बुक्स में डिवाइड करना है विद इनिशियल वेक्टर्स एट 2 2 4 6 6 5 एंड 8 8. आप देख सकते हैं कि हमने ये इनिशियल कोड बुक्स ले ली हैं इसकी और इनके साथ शुरू किया और इन क्लस्टर्स को सबसे पहले इन पॉइंट्स को ई फेज के अंदर असाइन करना शुरू किया इन क्लस्टर्स को. And after you assign them, then for each cluster हमने नया centroid calculate किया. So now you have the new centroids and now using the new centroids you give new definitions to the points. So आप देख सकते हैं कि ये circle जो है ये थोड़ा सा नीचे move कर गया है compared to यहाँ के. ठीक है, so अब आपके नई definitions of centroids की base के ऊपर E step दोबारा चला है. So this was basically your M step and this is the next E step and so on and so forth. Until you divide the whole space into these 4 clusters. So once there is no more change, the feature space will be partitioned into 4 regions. Any input feature अब जो आएगा can be classified as belonging to one of these 4 regions. The entire code book can be specified by the 4 centroid points. तो अब ये total representation है आपकी पूरी code book की. और कोई भी नया point जो आता है वो अगर यहाँ lie करेगा तो वो इसको assign हो जाएगा, वो यहाँ lie करेगा तो इसको assign हो जाएगा, यहाँ lie करेगा तो इसको assign हो जाएगा and so on. तो ये अब आपको basically you have discretized this continuous domain and now you can basically count just the members of each cluster. तो अब आप probabilities निकालना आपके लिए आसान हो गया.
All right, so the summary of this whole discussion of vector quantization is that to compute the probability of OT given Qj, you compute the distance between the feature vector OT and each code word, each prototype vector in a pre-clustered code book. पहले से आपने clusters बनाए हुए where the distance is either Euclidean या Mahalanobis, हमने दो देखे हैं अब तक. Choose the vector that is closest to OT and take its code word vk. अब ये code word representative हो गया है इस OT का, तो अब ये real valued OT की जगह अब हम ये discrete vk यूज कर रहे हैं और अब हम काउंट कर सकते हैं कि कितने vk's हैं हमारे पास of each k. And then look up the likelihood of vk given HMM state j in the B matrix. So bj OT is equal to bj vk such that vk is the code word of the closest vector to OT, and again you train all of this using Baum-Welch. तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं Baum-Welch को पूरा अपडेट करके आपको नहीं दिखाऊंगा नया यहाँ पर, वो मैं अगले Gaussian मॉडल्स के लिए करूंगा, बट यू गेट द आइडिया बिकॉज एसेंशली काउंटिंग हो रही है और काउंटिंग से आप इससे पहले भी Baum-Welch यूज कर चुके हैं, सो दिस वोंट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव ऑलरेडी लुक्ड एट. ठीक है जी, clear हो गया. So I hope vector quantization, its idea, how it's done and how it's used in HMMs is now clear to you. All right. So now so basically हाँ इसमें मैं एक स्लाइड ये मिस कर गया था पिछली वाली डिस्कशन में. लेट मी ऐड दैट नाउ. सो एक मेरे पास इसमें ऊपर भी थी स्लाइड. सो कंप्यूटिंग द बीजे वीके जो है उसके लिए ऑल यू नीड टू डू इज नंबर ऑफ वेक्टर्स विद कोड बुक इंडेक्स के इन द स्टेट जे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द स्टेट जे. सो आपके पास ये सारी स्टेट्स हैं, ये सारी लेट्स से आपकी फोनीम्स हैं. इस फोनीम के अंदर अब आपके पास जितनी भी आपकी कोड बुक के अंदर एंट्रीज हैं, की एंट्रीज हैं. सो अब आप ये सिर्फ देख रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेक्टर्स विद इंडेक्स के आपके पास कितने हैं, वीके कितने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स आपके पास जो हैं वो स्टेट जे में कितने हैं. सो अगेन द कैलकुलेशन इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्योंकि अब आपने अपने ओटीज को वीकेज में कन्वर्ट कर दिया, आपने उनको डिस्क्रीट कर दिया. All right, ठीक है जी. So the summarizing it all, do vector quantization and then use Baum-Welch to assign probabilities to each symbol. And for decoding, ये training हो गई. And for decoding, do vector quantization and then use the symbol probabilities in decoding. So hopefully this is simple and this is also straightforward and yeah, it's clear to you. ओके यहाँ से जब बात आगे बढ़ेगी तो मैं चाहूँगा कि दोबारा हम के मीन्स को एक दफ़ा क्विकली देख लें ग्राफिकली. ये दो डिमेंशंस के ऊपर आपको के मीन्स होता हुआ नजर आएगा. यहाँ पर इन डेटा पॉइंट्स को आपने क्लस्टरिंग करनी है, 4 क्लस्टर्स में इनको डिवाइड करना है. सो के मीन्स प्लेसेस अ सर्कल इन हाई डिमेंशंस, अ हाइपरस्फीयर at the center of each cluster. So that's the basic idea, with a radius defined by the most distant point in the cluster. ठीक है. सो आपने क्लस्टरिंग जब करते हैं तो आप बेसिकली सर्कल्स या हाइपरस्फीयर्स बना रहे होते हैं जो कि आपके ईच क्लस्टर को इंडिकेट कर रहे होते हैं. दिस रेडियस एक्ट्स एज अ हार्ड कट ऑफ फॉर क्लस्टर असाइनमेंट विद इन द ट्रेनिंग सेट. सो एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज नॉट कंसिडर्ड अ मेंबर ऑफ द क्लस्टर. ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो इस तरह की आपकी क्लस्टरिंग हो रही होती है के मीन्स के अंदर, और आपने क्लियरली डिफाइन किया हुआ होता है कि हर पॉइंट किसी एक क्लस्टर से बिलोंग करता है, वो एक से ज़्यादा क्लस्टर्स को बिलोंग नहीं कर सकता. सो पहली बात ये, और दूसरी बात ये है कि हर पॉइंट की इंपॉर्टेंस इक्वल होती है चाहे वो क्लस्टर में कहीं भी हो. सो दीज 2 पॉइंट्स फॉर एग्जांपल आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन दिस क्लस्टरिंग, एंड सिमिलरली the points here are also equally important. So each point can belong to one of the clusters. अगर कोई पॉइंट दो क्लस्टर्स की बाउंड्री के ऊपर टाई हो जाता है तो उस केस में वी जस्ट फ्लिप अ कॉइन एंड वी असाइन इट टू वन ऑफ द क्लस्टर्स. ठीक है जी. तो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से हमारी की मीन्स क्लस्टरिंग जो है वो प्रोड्यूस करती है. एंड फॉर एनी पॉइंट ऑब्वियसली हमारे पास जो है जिस वक्त हम उसके क्लस्टर डिस्टेंसेस निकालेंगे तो यही हो सकता है कि किसी एक से वो करीब होगा या फिर टाई हो जाएगा. एंड वंस देयर इज अ टाई वी जस्ट असाइन इट टू randomly to one of the clusters. That's one of the possibilities in which we deal with it. So hard assignment, yes or no की membership, or equal importance to all cluster members. These are some of the distinguishing points of k-means clustering. So for k-means these cluster models must be circular. ये दूसरा एक वो है कि हर dimension के अंदर जो है वो equal importance दे रहा है. because क्यों equal importance दे रहा है? because ये Euclidean use कर रहा है. तो अब देखें, अब जरा अपने जहन में चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करें. k-means based on Euclidean distances must give equal importance to all dimensions. तो उसके जितने भी ये होंगे वो circular या
हाइपरस्फेरिकल होंगे। सो ईच डिमेंशन के अराउंड जो है वो एक जितना ही इसमें हमारे पास सर्कल जो है उसका साइज होगा। वेराज अगर लेट्स से आप हेलियोनोबिस डिस्टेंस यूज कर रहे होते तो देन दिस वुड बी एक्सप्लॉइटेड, फिर आप इस सर्कल्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और आपके डिफरेंट, क्योंकि अब डिमेंशंस को डिफरेंट इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो यू कुड आल्सो गेट दीज इलिप्टिकल्स और हाइपर इलिप्सेस जो कि हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, so k-means has no built-in way of accounting for oblong or elliptical clusters. So by this we simply means, so this is not a feature of k-means, this is basically a feature of the distance metric that you're using. So k-means has no inherent way, ये ज़रूर आप ज़रूर ज़हन में रखिए, it has no inherent way of accounting for oblong and elliptical clusters. However, by modifying the distance that is used in k-means, we can add this functionality to k-means. Alright, so the two major disadvantages of k-means are lack of flexibility in cluster shape and lack of probabilistic cluster assignment. जिसका मतलब दो हो जाएगा, एक उसका मतलब ये भी हो जाएगा कि अब आपकी probabilistic cluster assignment की वजह से different जो members of the cluster हैं उनकी importance एक जितनी नहीं रहेगी। जो उस cluster के center से बहुत दूर है वो कम important है, वो कम representative है, जो बहुत करीब है center के वो ज़्यादा representative है, और ऐसा ही होना चाहिए। तो इसको हमने किसी तरह से अब make sure करना है, ये जो नहीं है k-means के अंदर। और दूसरी चीज़ ऑब्वियसली इसकी ये है कि वो हार्ड कट ऑफ कीजिए येस और नो। अब एक चीज़ जो बाउंड्री पर लाई कर रही है ऑब्वियसली उसके बारे में येस नो का डिसीजन कोई इतना अच्छा डिसीजन नहीं है, इट्स नॉट वेरी रिप्रेजेंटेटिव, इट्स वेरी रॉन्ग टू से कि इट्स एन इक्वली इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ वन पर्टिकुलर क्लस्टर एज द central members of that cluster, let's say. So can we generalize the k-means model? Can we measure the uncertainty in cluster assignment by comparing the distances of each point to all clusters rather than just focusing on one of the closest clusters, and allow the cluster boundaries to be ellipses rather than circles inherently? किसी model के अंदर ही ये चीज़ आ जाए कि हम कर सकते हैं. So it turns out that these two are the essential components of a different type of clustering model, which is Gaussian mixture models, या जो इसकी ज़रा simplified form है multivariate Gaussians. इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो आपकी यूनिवेरिएट गाउसियंस हैं, जिसकी बात हम पहले करेंगे, और उसके बाद मल्टीवेरिएट गाउसियन पे आएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि गाउसियन मिक्सचर मॉडल्स में कैसे यूज़ होता है। और डिफरेंसेस अब आपको मालूम है, यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट गाउसियन एसेंशियली द सेम थिंग, वो सिंगल स्केलर पे लग रहा है या पूरे वेक्टर पे लग रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि हम जहाँ पे हर डिमेंशन को एक गाउसियन से इन दोनों में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वेयर एज इन गाउसियन मिक्सचर मॉडल्स ईच डिमेंशन वुड नाउ बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ गाउसियंस, मिक्सचर ऑफ m गाउसियंस। ऑल राइट जी, सो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं बेसिकली अगेन जहाँ जहाँ मैं इसको गाउसियन मिक्सचर मॉडल कह रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं कि ये सारे के सारे सिंगल गाउसियंस हैं। सो इट येस, मोर जनरली स्पीकिंग इट इज़ अ गाउसियन मिक्सचर मॉडल, बट मोर स्पेसिफिकली स्पीकिंग यहाँ पे हम मिक्सचर ऑफ गाउसियंस यूज होता हुआ नजर आ नहीं रहा इसके अंदर। बट हियर यू सी अ प्रोबेबिलिस्टिक असाइनमेंट कि ये वाले मेंबर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये उससे कम इंपॉर्टेंट हैं और ये उससे कम इंपॉर्टेंट है और ये उससे कम इंपॉर्टेंट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So now you have this probabilistic assignment. These 2 points are no longer members of this cluster with equal probability, and they should not be members of the cluster with equal probability. This is more representative, this is far less representative of this member of this cluster. एंड सेकेंडली अगेन बिल्कुल उसी तरह से ही, क्योंकि अब हमने वेरिएंसेस इसमें इनहेरेंटली कैलकुलेट करनी है, तो इस मॉडल का ही हिस्सा है कि अब इसकी शेप जो है वो हर डायमेंशन में एक जितनी होनी ज़रूरी नहीं है. सो इलिप्टिकल्स एंड हाइपर इलिप्टिकल शेप्स आर ऑब्वियसली नाउ अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ दिस मॉडल. ठीक है, सो यू हैव दिस कोवेरियंस मैट्रिक्स. अगर हम खाली डायगोनल कोवेरियंस मैट्रिक्स भी यूज करेंगे, इवन देन आप अलाउ कर रहे हैं कि आप डिफरेंट डिमेंशंस में डिफरेंट वेरिएंसेस रख सकते हैं. सो व्हेन यू हैव डिफरेंट वेरिएंसेस अक्रॉस डिफरेंट डिमेंशंस, देयरफॉर आपकी जो शेप है वो इट्स नो लॉन्गर अ सर्कल और अ हाइपरस्फीयर, इट्स एन इलिप्स और अ हाइपर इलिप्टिकल शेप फॉर हायर डिमेंशंस. ठीक है, और अगर आप जो है वो इसके अंदर हम अभी आगे जाकर देखेंगे कि अगर पूरी कोवेरियंस मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं रादर देन जस्ट यूजिंग द डायगोनल मैट्रिक्स, तो फिर तो आप उसमें और चीज़ें भी अलाउ कर रहे हैं, इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज करना आप अलाउ कर रहे हैं, जिस तरह से ये इलिप्स जो है ये ओरिएंट हुआ हुआ है उन डिमेंशंस के अंदर. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है. सो इस पहली एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं डायगोनल विद अनइक्वल कोवेरियंस. सो ये आपकी दोनों डिमेंशंस के अलॉन्ग डिफरेंट वेरिएंसेस हैं, लिहाजा आपके पास ये एलिप्स आ रहा है. यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन इक्वल कोवेरियंस है, और यहाँ पे फुल मैट्रिक्स है. हम फुल मैट्रिक्स हमें कैसे पता लगा, क्योंकि ये अब ओरिएंट हुआ हुआ है इस डायरेक्शन में, मीनिंग कि नोइंग द वैल्यू इन वन डिमेंशन कैन टेल अस समथिंग अबाउट द वैल्यू इन द अदर डिमेंशन. सो नाउ वन डिमेंशन कैन बेसिकली हेल्प प्रिडिक्ट द अदर डिमेंशन.
ठीक है, जो कि बाकी केसेस में इससे पहले नहीं हो रहा था। सो जब भी आपके पास फुल कोवेरियंस मैट्रिक्स होगी, ये ओरिएंटेशन जो है वो कंस्ट्रेंट नहीं होगी इस तरह होने पर, दिस वुड बी अ मोर जनरल ओरिएंटेशन, वो किसी भी तरह से इसकी हो सकती है। अगर आप इसमें मज़ीद जानना चाहते हैं कि ये वाली और जो ये वाली इसकी ओरिएंटेशंस होती हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, क्यों हमारे लिए बहुत कारआमद होती हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप हमारे मशीन लर्निंग के लेक्चर्स में या कहीं भी मशीन लर्निंग के लेक्चर्स में इसको जाकर देखें कि लेट्स से आप दो फीचर्स को जब प्लॉट करके विजुअली आई बॉल करते हैं, कैन यू टेल एनीथिंग अबाउट कि ये फीचर्स अच्छे फीचर्स हैं या ये बुरे फीचर्स हैं, या फीचर्स को प्लॉट करके उसके आउटपुट लेबल्स के साथ आप प्लॉट करते हैं, तो किस तरह आई बॉल करके बता सकते हैं कि विच फीचर्स आर प्रॉब्ली बेटर एंड विच फीचर्स आर प्रॉब्ली less informing features regarding the outcomes of the classification। तो ये बेसिकली उस चीज़ के साथ हमारी डिस्कशन जो है वो यहाँ पर कंबाइन हो रही है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर इतना ही इसको कवर करूँगा। I'll show you a few more diagrams। So here you see ये आपकी बुक से है, ये तीन आपके पास मेट्रिसेस आपको नजर आ रही हैं। दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज the second matrix, and this is the third matrix. You can observe that this is a diagonal matrix, diagonal covariance matrix with equal variances. This is a diagonal covariance matrix with unequal variances, and this is a full covariance matrix. तो ये आपको जो नजर आ रही है यहाँ प्लॉट हुई भी नजर आ रही है, ये आपको यहाँ प्लॉट हुई भी नजर आ रही है, और ये आपको यहाँ प्लॉट हुई भी नजर आ रही है। ठीक है, सो ये आपको the same three multivariate Gaussians as in the previous figure, ये ऊपर वाले फिगर वाले, from the left to right, a diagonal covariance matrix with equal variance, diagonal with unequal variance, and a non-diagonal covariance matrix. With the non-diagonal covariance, knowing the value of the dimension x tells you something about the value on the dimension y. तो इस वजह से अब हमारे पास ये जो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन दोनों के बीच में आना शुरू हो गई है, ये भी पार्ट प्ले कर रही है। ऑलराइट जी, सो अब हमारा जो पाथवे होगा इसको बिल्ड करने का, वो है कि अब हमने इन कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशंस को कंटिन्यूस रखते हुए ही मॉडल करना है। सो रादर देन डिस्क्रीटाइजिंग देम यूजिंग वेक्टर क्वांटाइजेशन और बकेटिंग, we will just directly model them, model these continuous observations using probability distributions and using these probability density functions, जिनकी बात हमने briefly इससे पहले देखी थी। So हम Gaussians के अंदर जो सबसे पहला काम करेंगे, we'll start with an example of a univariate Gaussian. So we will try to build just one feature, एक feature को हम build करेंगे, और उस फीचर को हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम मॉडल कर सकते हैं उस एक डिमेंशन को, और किस तरह से उसको कम्प्लीटली ट्रेनिंग तक ले जा सकते हैं यूजिंग बॉम्ब वेल्स। सो ये ज़रा समझना आसान हो जाएगा। एक फीचर का गाउसियन बनाएंगे, उस गाउसियन को ट्रेन करेंगे यूजिंग बॉम्ब वेल्च, एंड देन विल एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट ऑफ द यूनिवेरिएट गाउसियन, और उसी ट्रेनिंग को एक्सटेंड कर देंगे पूरे वेक्टर के लिए। सो अपने पूरी n डिमेंशनल 39 डिमेंशनल फीचर वेक्टर को हम जो है वो उसको इंडिकेट कर देंगे, उसको हम क्या कहते हैं, मॉडल कर देंगे यूजिंग n Gaussians, एंड we'll assume each feature to have been sampled from a Gaussian a normal distribution, जैसे कि हमारी ये यहाँ पर भी assumption होगी, and then we'll modify the Baum-Welch for multivariate Gaussians। दो स्टेप हो गए। In the third and final step, we will based on the same assumption जो हमने पहले बात की थी कि एक सिंगल गाउसियन हमेशा बहुत अच्छा एस्टिमेट नहीं होगा हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस का जो हमारी मुख्तलिफ डिमेंशंस में हमें मिल रही होंगी। So therefore we will allow for non-normality in the feature distributions. So we will model each feature as an m-dimensional Gaussian mixture and the whole n-dimensional vector as a sum of n m-dimensional Gaussian mixture. So आपके पास n यानी कि 39 Gaussian mixtures होंगे, where each Gaussian mixture would be made up using m Gaussians, ठीक है, and then we will modify the Baum-Welch further to train these Gaussian mixture models। ठीक है जनाब, से ये हमारा पाथवे है। इससे आगे भी ये सफ़र बढ़ता है। वी कैन इवन सो जैसे जैसे हमने ये अभी बिल्ड किया ना, कि हमने कहा कि एक डिमेंशन को और उसके बाद हमने n डिमेंशंस को मॉडल किया यूजिंग गाउसियंस, एंड देन ईच डिमेंशन को एज अ मिक्सचर ऑफ गाउसियंस, वी कैन इवन टेक इट फर्दर एंड मॉडल ईच पॉइंट एज अ गाउसियन। सो बट ये हमारी यहाँ की डिस्कशन नहीं है, ये कभी मशीन लर्निंग के कोर्स में मिलेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर ये चीज़ हो सकता है हम डिस्कस करें। ऑलराइट जी, सो ये जो मेथड अब हम आगे बढ़ा रहे हैं, दिस इज बेटर देन वेक्टर क्वांटाइजेशन, बिकॉज वेक्टर क्वांटाइजेशन इज insufficient for real automatic speech recognition. Instead, we assume that the possible values of the observation feature vector OT are normally distributed. ठीक है, so you represent the observation likelihood function BJOT as a Gaussian with mean mu j and variance sigma j square। ठीक है, ये बात हमने इससे पहले जब समरी देख रहे थे तो डिस्कस की।
सो ये आपके पास गाउसियंस हैं। सिर्फ मेरे पास एक ये समझे एक तरह की रिवीजन स्लाइड थी। आप में से अगर किसी के कॉन्सेप्ट्स अब कोई हेजी हो चुके हैं अपने प्रोबेबिलिटी थ्योरी के, तो एक दफ़ा जाकर रिवाइज कर लीजिए या इसकी कोई वीडियो वगैरह देख लीजिए, आपको रिवाइज हो जाएगा कि गाउसियन को हम दो चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मीन और उसके एवरेज स्क्वायर स्प्रेड से, जिसको हम उसकी वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके मीन्स और वेरिएंसेस हैं। ये चीज़ आप पहले पढ़ कर आए हुए हैं, दैट फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x द मीन इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x विच इज़ द वेटेड सम ओवर द वैल्यूज ऑफ x। ये है इसका जो मोर फेमिलियर फॉर्म है जहाँ पे हम इसका मीन लेंगे ओवर n पॉइंट्स, वो भी अभी मैं निकालता हूँ, लेकिन खैर दिस इज़ द जनरल डेफिनेशन। वेरिएंस इज़ द स्क्वेयर्ड एवरेज डिविएशन फ्रॉम द मीन। सो यू ऑलरेडी नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये आपने पहले तफसील से पढ़ी हुई हैं, सो दिस इज़ नॉट न्यू फॉर यू। ऑलराइट जी, सो एज डिस्कस्ड बिफोर वी ऑलरेडी नो कि किसी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में से अगर आपने किसी एक इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब वो रैंडम वेरिएबल जिसकी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं वो एक सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज टेक ऑन करता है, तो देन व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दोज रेंजेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इस वेरिएबल की जो यहाँ से यहाँ तक की रेंज की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, सो दिस जस्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू द शेडेड एरिया, द एरिया अंडर द कर्व, which in this case is 0.341, and this is guaranteed to be between 0 and 1 because the total area under the whole Gaussian here is restricted to be 1. However, हम जिस चीज़ में अभी interested हैं वो probabilities नहीं हैं, बल्कि वो point estimates हैं, वो likelihoods हैं। So for example आपका ये OT है और इस OT की आप likelihood निकालना चाहते हैं, so this formula is simply going to give you the likelihood of this particular vector OT. So again, this is not strictly a probability. This can be greater than 1. This is not restricted to be between 0 and 1. And this is a likelihood. तो ये वो वाली चीज़ है जो आपसे इससे पहले भी डिस्कस की थी कि इसके ऊपर हमारी अलग से वीडियो भी है, अगर आप वो देखना चाहेंगे, स्टैट क्वेस्ट की लाइक्लीहुड वर्सेस प्रोबेबिलिटी की वीडियो आप देखना चाहें तो वहाँ से फर्दर आप अपने आप को इस पर कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है जी, so this is just the likelihood of this vector. How likely is this vector produced by this distribution? Yeah, how likely is this distribution to produce a vector like this? अच्छा जनाब, so a Gaussian is a probability density function. The probability is area under the curve. To make it a probability, we constrain the area under the curve equals to 1. But when we will be using point estimates, जैसे कि हमने कहा likelihoods, the value of the Gaussian at that point. ठीक है, so these are likelihoods, not probabilities. And technically, these are not probabilities since a PDF gives a probability over an interval needs to be multiplied by dx. Obviously, the जो वहाँ पर उसकी instantaneous variation आ रही है, जो उसका slope आ रहा है, as we will see later, this is okay since the same value is emitted from all Gaussians, so argmax is still correct. In the end, आपने तो argmax ही करना है, so why do you want them to be normalized? So इसलिए हमें normalize करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये basically वही argument है जो इससे पहले हम base के अंदर use कर चुके हैं evidence को remove करने के लिए। तो we are just comparing across the different curves and finding out the most probable distribution that may have produced this point. तो इसलिए हमारे गोल के लिए इसमें कोई मसला नहीं। Alright जी, since we are running out of time, so I'll stop here for this video और हम यहीं से इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। So I'll begin from the point जहाँ पर हमने यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट और Gaussian mixture models का overview देखा था। So I'll start from there in the next video and then we'll finish it in that lecture inshallah.